अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज के इस सेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सबसे पहले मैं आपके लिए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। आज की जो स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं,
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जहाँ तक हमारी लास्ट क्लास का ताल्लुक है, ईद से पहले हमने क्लास ली थी। ईद से पहले जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर आप सब बच्चे जानते हैं कि हमने आपके साथ जो डिस्कशन की थी वो कुछ इस तरह से थी, जिसके अंदर मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है इंट्रोड्यूस कराया था आपके ग्रुप के साथ। ये ग्रुप क्या चीज़ है, हमने ग्रुप और टीम में फ़र्क समझा था, ठीक है, और टाइप्स ऑफ टीम पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ टीम के अलावा मैंने आपके साथ शेयर किया था मल्टी स्किल टीम यानी और डिफरेंट टाइप टीम का कंपैरिजन किया था, और उसके साथ साथ हमने टीम कोहेशन पे बात की थी तफसील के साथ, और फिर उसके बाद हमने बात की थी टैक्टिकल स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट के ऊपर, जिसके अंदर स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है। ये सारी चीजें हमने तफसील से डिस्कस की थी विद एमसीक्यूज। ये सारा काम हमने ईद से पहले कर लिया था। ग्रुप थिंक पे भी बात हुई थी और बाकी इश्यूज मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करूंगा ग्रुप रोल से। तो आज हम जो है वो ग्रुप रोल से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो आज की स्क्रीन है वो शेयर करता हूँ। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। यहाँ से हम शुरू करेंगे आज, और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप एंड टीम के ऊपर कि ग्रुप एंड टीम क्या होती है। ठीक है, हम ताल्लुक है ग्रुप एंड टीम का, तो हम बात जब करते हैं व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप एंड टीम, तो सबसे पहली चीज जो आज हम देखने वाले हैं वो बल्बिन टीम रोल थ्योरी है। बल्बिन टीम्स रोल थ्योरी जो है इसके अंदर 9 रोल्स हैं। देयर आर 9 रोल्स इन इट। इसके अंदर 9 डिफरेंट रोल्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जो 9 रोल्स हैं इसका कतई ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि इसका मतलब ये है कि 9 लोग होने चाहिए टीम में। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 9 मुख्तलिफ लोग टीम में होने चाहिए। इसका जो मतलब है वो हम यही लेंगे कि मीनिंग जो है वो ये लेंगे कि ये 9 मुख्तलिफ रोल हैं। एक शख्स जो है एक से ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है, यानी टीम का एक मेंबर एक से ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। तो जो वन मेंबर कैन प्ले मोर देन वन रोल, एक मेंबर जो है वो एक से ज़्यादा रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि 9 लोग पूरे होंगे, या आप ये कह लीजिए कि 9 पीपल शुड बी देयर टू प्ले द मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। टीम की मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए 9 लोगों का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 9 रोल्स होने चाहिए। अब ये जो 9 रोल्स का मामला है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, इनको हम 3 कैटेगरीज़ में ब्रेक करते हैं। हम इनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर ब्रेक करते हैं। 3 कैटेगरीज़ में ब्रेक करने का मकसद ये है कि हम इसको इस तरह क्लासिफ़ाई करें ताकि जो है आपको इस तरह समझ आए कि इन रोल का नेचर क्या है। इन रोल का नेचर क्या है। एक दफ़ा अगर इन रोल्स का नेचर हमें समझ आ जाए तो फिर काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि इनका रोल क्या है, किस तरह से हम इसको जो है देखते हैं। अब देखिए, मैं जहाँ से मैंने बात का आगाज किया था, मैं वहीं से एक दफा फिर आपको समझाता हूँ।
देखिए, हमने आज के इस लेक्चर में 9 रोल्स पर जब बात की तो हमने सबसे पहले ये कहा कि ये जो 9 रोल्स हैं, इसका मतलब जो है वो ये है कि 9 मेंबर नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 9 रोल्स होते हैं। मतलब कहने का ये है कि 9 रोल्स का मतलब है कि ये रोल पूरे होने चाहिए, मेंबर चाहे 6 हो, 5 हो, 3 हो या 4 हो। यानी अगर मेंबर कम भी हो तो हमें कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। एक मेंबर एक से ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। एक मेंबर एक से ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेल्विन्स, अगर टीम को कामयाब होना है, टीम को सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए ये 9 के 9 रोल होने ज़रूरी है। यानी 9 के 9 बंदे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनमें से एक भी रोल को अगर हम हटा दें, इनमें से एक भी रोल अगर मिसिंग हो जाता है, तो एक रोल के मिसिंग हो जाने का मतलब हम अच्छी तरह समझते हैं कि ये टीम का एक मिसिंग रोल होगा। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि 9 रोल का मतलब 9 पर्सन्स नहीं है, 9 रोल्स हैं। यानी ये इस तरह से है, जैसे आप सब बच्चे जानते हैं कि अक्सर औकात ये होता है कि हमारे घरों में फादर जो है मुल्क से बाहर होते हैं। ऐसी सूरत में अक्सर मदर जो है वो बाप का रोल भी प्ले कर रही होती हैं और माँ का रोल भी प्ले कर रही होती है, तो एक से ज्यादा रोल प्ले हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे होते? बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 9 पर्सन्स नहीं है, 9 रोल्स हैं। मीन्स 9 मेंबर ना भी हो, एक मेंबर एक से ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। यानी वो एट अ टाइम ऑलराउंडर हो सकता है, एट अ टाइम ऑलराउंडर हो सकता है। लिहाजा हमारे जहन में ये होना चाहिए कि मैं 9 पर्सन्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 9 डिफरेंट रोल्स हैं। कैन बी वन प्लेयर कैन बी प्ले मोर देन वन रोल। एक प्लेयर एक से ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। अब जहां तक सवाल है कि अगर हम ये कहें कि बल्बिन्स टीम रोल में ये जो 9 रोल्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कर रहे हैं। इनकी क्लासिफिकेशन हम यस एक मिनट से यहाँ पे मोहम्मद उजैर ये सवाल कर रहे हैं कि सर दिस इज पॉसिबल दैट वन पर्सन कैन प्ले ऑल 9 रोल्स। Oh my dear. Just remember, I have discussed with you that team is consisted of small number of people. Team is consisted of small number of people. टीम जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पे मुश्तमिल होती है। तो नंबर ऑफ का मतलब कभी भी एक बंदा नहीं होता, कम से कम 2, 3, 4 ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो आप ये कहो कि टीम में 9 से कम हो तो एक बंदा एक से ज्यादा रोल प्ले करके पूरे रोल पूरे कर सकता, पूरे रोल पूरे हो सकते हैं। लेकिन एक बंदे की तो टीम होती ही नहीं है, इसलिए आपका सवाल बुनियादी तौर पर गलत है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि टीम में एक बंदा नहीं होता, ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, जैसे आपने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, 2 आर मोर देन 2 पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोग। तो एक बंदे की तो टीम ही नहीं होती, बल्कि ग्रुप नहीं होता तो टीम कैसे हो सकती है? क्लियर बेटा? अच्छा, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। अब जब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम इन रोल्स को कैसे देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें से सबसे पहले रोल मैंने जो चुने हैं एक्सप्लेन करने के लिए, वो पहले 3 रोल हैं जिनको हम एक्शन ओरिएंटेड रोल कहते हैं। एक्शन ओरिएंटेड से मुराद ही ऐसे रोल्स हैं जिसके अंदर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कोई काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कोई जो है वो वर्किंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम जब एक्शन ओरिएंटेड रोल कहते हैं तो आपके जहन में फौरी तौर पे क्या आना चाहिए? ऐसे रोल जिसके अंदर मेंबरान जो है वो कोई कारकर्दगी, काम या एक्शन कर रहे हैं, यानी कि दे आर इन मोड ऑफ डूइंग समथिंग, दे आर मोड ऑफ इन एक्शन। तो वो अपने एक्शन में। अब सवाल ये है कि बल्बिन स्टीम रोल थ्योरी में एक्शन ओरिएंटेड रोल में सबसे पहला रोल जो है वो है शेपर का। मैंने यहाँ शेपर की जो मीनिंग लिखने की कोशिश की है, तो मैंने एट अ टाइम जो है वो इसके
जो है वो 3 तरह से इसको लिखने की कोशिश की है ताकि आप इसमें से कोई भी समझ जाए। शेपर का मतलब एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है जो चैलेंजिंग है, डायनेमिक है, थ्राइव ऑन प्रेशर है। यानी एक ऐसा बंदा है जो डायनेमिक है, थ्राइव है, और दूसरी बात ये है कि एक्शन ओरिएंटेड है। कुछ बच्चे अगर वॉइस की प्रॉब्लम का कह रहे हैं कि वॉइस जो है, लीजिए जनाब हम माइक और करीब कर लेते हैं, ये लीजिए। तो जनाब माइक और करीब कर लिया हमने, अब तो चांस ही नहीं है कि आवाज कम आए। तो जनाब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि शेपर एक ऐसा शख्स है, पहला रोल है, और ऐसा एक शख्स है जो एक्शन ओरिएंटेड है, जो कुछ कर दिखाना चाहता है, डोमिनेटिंग है, अनप्रिडिक्टेबल एंड एक्सट्रोवर्ट है। आप सब बच्चे जानते हैं एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला, खूब बोलने वाला। अच्छा, टास्क ओरिएंटेड है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए टीम में एक ऐसी शख्स का होना जरूरी है, जब टीम प्रेशर में हो, परफॉर्म ना कर रही हो या परफॉर्म स्लो कर रही हो, तो एक ऐसा शख्स सामने आए जो एक्सट्रोवर्ट हो। एक्सट्रोवर्ट का मतलब कोई अच्छा स्पीकर हो, कोई जज्बाती तकरीर करने वाला हो, जो टीम के जज्बात को जगाए, उन्हें अलाइव करे, उन्हें के यार हैं, एक दफा हमें पूरे प्रेशर के साथ काम करना है, एक दफा अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आना है। बस एक दफा हम पूरी ताकत इस्तेदाद के साथ सामने आ गए तो जनाब फिर उसके बाद कोई मसला नहीं है, वी कैन डू, हम कर सकते हैं, हम मुकम्मल कर सकते हैं, हम इस काम को तकमील तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऐसे शख्स की जरूरत है टीम को जो जज्बाती हो, जो अलर्ट हो, जो काफी बातूनी हो, बोलने वाला हो, खूब गपशप करना जानता हो, और वो पूरी टीम को जो है वो अपने अंदाज से, अपने एक्शन से जो है वो थ्राइव करके, मोटिवेट करके, समझा के ये कह सके कि जनाब आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको हम कहते हैं ये शेपर है। तो शेपर की बात समझ आ गई जी, क्या चीज है? एक जज्बाती वर्कर हमारा, एक जज्बाती मेंबर हमारा जो तकरीरें करता है, हमें समझाता है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है हमारी मंजिल, हम इस तक पहुंच सकते हैं। जो हमें बार बार यकीन दिलाता रहे कि अगर हमने मेहनत की तो हम आगे बढ़ सकेंगे। अब दूसरा करैक्टर इसके अंदर है इम्प्लीमेंटर का। इम्प्लीमेंटर जो है इंतहाई सादालू इंसान होता है, लेकिन इसकी खूबी ये होती है कि इसे एक काम दे दिया तो ये हमेशा उसको मुकम्मल किए बगैर सिर नहीं उठाता, ये सिर झुका के काम पे लग जाता है। हम कहते हैं एक्ट्स एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइजर। ये एक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, ऑर्गेनाइजर की तरह। फॉर्मिंग आइडियाज इनटू प्रैक्टिकल, ये आइडियाज को प्रैक्टिकल में लेके जाता है, आइडियाज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करता है। क्यों आइडियाज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट क्यों करता है? उसकी वजह ये है कि जब भी आप आइडियाज को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, आइडियाज को कन्वर्ट किसी को देते हैं कि अच्छा भाई ये काम करना है, तो वो बंदा एक दफा काम को ले लेता है, फिर वो उस काम पे लग जाता है और उसको पाया तकमील तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आप अल्फाज देखें जो मैंने चूज किए तो बड़े सख्त लिए हैं कि एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइजर बाय फॉर्मिंग आइडियाज इनटू प्रैक्टिकल एक्शन। ये आइडियाज को अमली जामा पहनाता है, ये आइडियाज को कन्वर्ट कर देता है रियलिटीज के अंदर, ये आइडियाज को मुकम्मल और जामिया तौर पर इम्प्लीमेंट करके दिखाता है कि ये देखो, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन है, वो हो सकता है, और वो उसको करके दिखाता है। हाँ, कहते हैं कि सम टाइम ही कुड बी इनफ्लेक्सिबल और रेजिस्टेंट। बाज़ औक़ात वो फ्लेक्सिबल नहीं होता या रेजिस्टेंट टू चेंज हो जाता है। इसकी क्या वजह है?
देखिए, इसकी वजह जो है वो ये है कि ऐसे लोग जो एक दफा काम मिलने पर काम पे लग जाते हैं, तो वो फिर ऐसा करते हैं कि जस्ट दे आर फोकस्ड ऑन वर्क, वो काम पे फोकस्ड हो जाते हैं, वो काम पे फोकस्ड हो जाते हैं। उसके बाद आप उन्हें कहें कि ये थोड़ी बहुत तरमीम कर दें या थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर दें, तो फिर वो नहीं कर सकते। क्यों? चूंकि वो तो अपना काम शुरू कर चुके हैं, वो तो अपना काम शुरू कर चुके हैं। लिहाजा पहले साहब जो थे वो शेपर थे। शेपर साहब को आप देखते हैं तो वो ऐसा शख्स है जो डायनेमिक है, जो जज्बाती तकरीर करने वाला है, इमोशंस में रखता है, जज्बात में रहता है और सबको जज्बाती तकरीर करके हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि जो कहा गया है, जो हमारा गोल है, हम उसको अचीव कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटर एक ऐसा शख्स है जो कि काम जब दे दिया तो बस वो बेचारा काम पे लग गया, फिर वो काम पे लग जाता है और फिर वो इसी तरह से फोकस्ड रहता है और सिर तब उठाता है जब काम मुकम्मल कर लेता है। जब तक काम पे लगा रहता है वो लगा रहता है। हाँ, रेजिस्टेंट टू चेंज क्यों है, इनफ्लेक्सिबल क्यों है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि फर्ज कीजिए आपके घर में एक वुड मेकर आता है, आप उसे एक अलमारी बनाने के लिए देते हैं, आप कहते हैं कि इसकी लकड़ी की कैबिनेट बनानी है, आप उसे डिजाइन बनाते हैं, बताते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं, कर देता है। तो भाई जब उसने एक दफा अपना काम शुरू कर दिया, आप दोबारा आके कहते हैं नहीं नहीं, इसके जो डोर्स हैं वो आपने वर्टिकली नहीं, इनको जरा आपने जो है वो लैंडस्केप में बनाना है या आपने इन्हें राउंड शेप में बनाना है, तो क्या होगा? नाराज होगा ना भाई। क्यों नाराज होगा? नाराज इसलिए होगा कि उस बेचारे ने तो कटिंग शुरू कर दी थी, उस बेचारे ने तो काम शुरू कर दिया था। अब आप रोज आके कहते हैं कि यहाँ पे लॉक नहीं लगाना, यहाँ मिरर लगाना है, या मिरर नहीं लगाना, यहाँ ग्लास लगाना है। तो आप अगर उसको बार बार चेंज करेंगे तो इम्प्लीमेंटर क्या करेगा? इम्प्लीमेंटर नाराज होगा, जाहिरी बात है, वो कहेगा कि यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो लिहाजा इम्प्लीमेंटर ऐसे लोग होते हैं जो नजर झुका के अपने काम पे लग जाते हैं, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप बार बार आके उनके काम को डिस्टर्ब करें, वो तो आपको कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे। तो दूसरी तरफ जो है पहले वाला क्या था? पहले वाला जज्बाती था, वो तकरीर कर रहा था, जज्बात में लाके हमें यकीन दिला रहा था कि हम जो है वो कोई काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटर आपके सामने है, वो एक दफा काम दे दिया तो काम पे लग गया। अब आगे है कंप्लीटर, फिनिशर। देखिए, पेन्स टेकिंग है, कॉन्शियस है, एंग्शियस पर्सन है, हमेशा इंश्योर करता है कि मैं काम वक्त पे मुकम्मल करवाऊं। वो बार बार आपको बताता रहता है कि अब आपका काम मुकम्मल करने के लिए आपके पास इतना वक्त रह गया है, अब आपकी डेडलाइन इतनी दूर है। अच्छा, और डेडलाइन जो है उससे पहले काम मुकम्मल कर लो, इतने दिन रह गए हैं, इतने घंटे रह गए हैं, इतना वक्त रह गया, ये याद कराता रहता है। अब आप ये जानते हैं कि जो बंदा इस तरह का होगा, जो बार बार हमें जगाएगा कि उठो, टाइम थोड़ा रह गया है, वक्त थोड़ा रह गया है, और उसके साथ साथ हमारी गलतियां भी आइडेंटिफाई करेगा, ऐसे शख्स को कौन लाइक करेगा? इसलिए इसके ग्रुप में इसे लाइक नहीं करते इतना ज्यादा लोग। वजह वजह यह है कि जनाब ये क्या बार बार हमें जगाता रहता है, बार बार हमें कहता रहता है इतना टाइम रह गया। लेकिन अब यहाँ पे एक मैच पड़ जाएगा, चूंकि हमारा पेपर एमसीक्यूज में आना है। शेपर भी कहता है काम मुकम्मल करो वक्त पे, फिनिशर भी कहता है वक्त पे काम मुकम्मल करो, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, शेपर जो है जब आपसे काम मुकम्मल करने का कहता है तो वो तो जज्बाती तकरीर करता है। वो क्या करता है? वो जज्बाती तकरीर करता है, वो कभी भी डेडलाइन की बात नहीं करता। लेकिन फिनिशर की एक आदत होती है, ये हमेशा जो बकाया वक्त है वो याद कराता रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट वर्क इज फिनिश विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स, कि फोकस इस बात पे हो कि जो काम है वो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाए। He is more interested in detail and more concerned about urgency and follow through. उसकी वजह ये डिटेल में इसलिए जाएगा कि गलती निकालने वाला, जैसे ऑडिटर है या कोई प्रोसेस ऑडिटर है, हमेशा माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल में जाता है
इसलिए वो चाहेगा कि जिस हिस्से को वो देख रहा है उसके माइन्यूट डिटेल तक जाए। तो इसलिए वो कहता है फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट वर्क इज फिनिश विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, के काम टाइम लिमिट के अंदर हो जाए, लेकिन इंटरेस्ट इस बात पे होता है कि तफसील में जाए, बिकॉज ही इज रिलक्टेंट टू इन्वॉल्व अदर, दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करता, एंड ही इज ऑलवेज ट्राई टू पुश द टीम टू मीट टारगेट्स, ये हमेशा टारगेट्स को मीट करने के लिए टीम को पुश करता रहता है। एंड ड्यू टू दिस लेस पॉपुलर इन द टीम, ये टीम में लेस पॉपुलर होता है, क्योंकि इस तरह के लोगों को कहाँ के लोग पसंद करते हैं जो कहें कि जी इतना वक्त रह गया है काम जल्दी करो। जाहिर है जगाने वालों को लोग पसंद नहीं करते। अब यहाँ पे हमने जो बात की है, तीन चीजें कही। शेपर जज्बाती तकरीर करके ग्रुप के जज्बे को जगा के रखता है, इम्प्लीमेंटर को काम दे दो वो काम पे लगा रहता है जब तक काम मुकम्मल ना हो जाए, और जो कंप्लीटर या फिनिशर है वो हमेशा हमें बाकी मानदा वक्त यानी रिमेनिंग टाइम के कितना वक्त रह गया है याद कराता रहता है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा जो है उसका कंसर्न ये होता है कि वक्त से पहले हम काम मुकम्मल कर लें और काम में गलतियां ना हो। अब हम जरा आपसे पूछते हैं कि क्या ये तीन रोल आपको समझ आए हैं? इस डेटा स्ट्रीमिंग बेटर करने के लिए कैमरा ऑफ कर देते हैं और देखते हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में क्या लिखते हैं कि क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया है। वालेकुम अस्सलाम, आने वाले बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। उर्तुगल कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, बल्कि अर्तुगल कहना चाहिए। मोहम्मद उजैर भी यही कह रहे हैं, अनम भी यही कह रही हैं और आमना भी यही कह रहे हैं। तो ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक मुकम्मल हो गया। एक बच्चा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कह रहा है कि शेपर को रिपीट कर दें। तो शेपर एक ऐसा मेंबर होता है हमारी टीम का जो जज्बे जगाता रहता है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके हमारे जज्बात को जगाता है, अलर्ट रखता है और हमें याद कराता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दे रखी है। तो ये जज्बे जगाने वाला है। अब ये हुए पहले तीन रोल। अब हम चलते हैं, तीन हो गए पीछे रह गए 6 रोल। इन 6 रोल्स में से अब अगले रोल जो है उसमें पीपल ओरिएंटेड रोल है 3। पीपल ओरिएंटेड बच्चों आप सब जानते हैं, पीपल ओरिएंटेड का जब ऊपर लिख दिया गया तो मीनिंग ये बने लोगों से मुतल्लिक सोशल रोल, एक ऐसा रोल जिसमें लीडर जो है वो लोगों के मुतल्लिक बात करता है, पीपल ओरिएंटेड रोल। तो सोशल रोल लोगों से मुतल्लिका, मेंबरान से मुतल्लिका, ठीक है जी, समाजी रोल कह लीजिए, पीपल ओरिएंटेड रोल तो इंसानों से वाबस्ता रोल। इसमें इंसानों से वाबस्ता या पीपल ओरिएंटेड रोल में सबसे पहला रोल है कोऑर्डिनेटर का या लीडर का। कोऑर्डिनेटर या लीडर एक मेच्योर और कॉन्फिडेंट इंसान होता है। ये एक अच्छा चेयरपर्सन होता है। इसका रोल जो है बिल्कुल जैसे वुमेन्स वर्क में रोल पड़े थे ना, एक कोऑर्डिनेटर का रोल वहां पे भी था, ये बिल्कुल वैसे ही रोल है जिसके अंदर जो एक कोऑर्डिनेटर है वो देखता है हमें क्या काम करना है, वो काम जो है वो ग्रुप मेंबर्स में तकसीम करता है कि कौन क्या काम करेगा, और उसके साथ साथ उनको जो है वो काम तकसीम करता है और डिसीजन मेकिंग प्रमोट करता है। और उसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि वो यू कैन से दैट के उनको रिसोर्सेज जो चाहिए, जो काम चाहिए वो काम देता है। यानी एक तरह से सुपरवाइजर है जो कि सब मेंबरान में काम की तकसीम करता है और कोऑर्डिनेट करता है कि तमाम लोग काम जो हैं वो किसी एक वक्त पे मुकम्मल करें, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुकम्मल करें, किसी एक जगह पे मुकम्मल करें। तो ये रोल जो है ये रोल है किसका जी? कोऑर्डिनेटर का। तो कोऑर्डिनेटर का रोल एक ऐसा रोल है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि फोकस किया जाता है, रोल को प्रमोट किया जाता है, अच्छा डिसीजन मेकिंग को प्रमोट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि तमाम मेंबर जो हैं वो अपने काम को कोऑर्डिनेट करें। अब यहाँ पे एक मिसाल दी जा सकती है
कि लीडर ने फर्ज कीजिए काम तकसीम कर दिया उस टीम में जिसकी मिसाल मैंने लास्ट वीक दी थी, और लास्ट वीक मैंने एग्जांपल में आपको एक मिसाल जो दी थी वो ये दी थी कि फर्ज कीजिए हम एक गाड़ी बना रहे हैं, नई गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं। इस गाड़ी की डिजाइनिंग में एक मैकेनिकल इंजीनियर इन्वॉल्व है चूंकि इंजन बनाना है, एक एरोडायनेमिक इंजीनियर इन्वॉल्व है चूंकि चेसिस डेवलप करनी है, और चेसिस ऐसी डेवलप करनी है जो रेजिस्टेंस ऑफ एयर को फेस कर सके, मजबूत हो। अंदर गाड़ी के इग्निशन चाहिए है, टेप रिकॉर्डर चाहिए है, सीडी प्लेयर चाहिए है, बैक व्यू मिरर्स चाहिए और कैमरा चाहिए, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सारे का सारा चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है। और इसी तरह एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी है चूंकि हमें कॉस्ट भी मैनेज करनी इस दौरान कि कोई ऐसी चीज ना बना बैठे जो महंगी बन जाए। तो अब यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर भी है, यहाँ पे आपका जो है वो आप ये कह लीजिए कि आपका एरोडायनेमिक इंजीनियर भी है जो चेसी बना रहा है या उसकी बॉडी बना रहा है। उसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है। तो अब देखना ये है कि ये सारे इस तरह से काम करें कि काम के अंदर कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए कि एक का काम दूसरे के साथ मैच ही ना हो, एक का काम दूसरे के साथ लिंक अप ही ना हो सके। तो ऐसी सूरत में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ऐसी सूरत में हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लिहाजा हम ये नहीं चाहेंगे कि जो काम है वो अलग अलग हो रहा हो और उसमें आपस में मैच ही ना हो। पता लगे इंजन इतना बड़ा बना दिया है जो कि गाड़ी के बोनेट में ही नहीं आता, ठीक है जी, या चेसी ऐसी बना दी जिसके अंदर एयर कंडीशन नहीं लग सकता। तो ऐसी गाड़ी तो नहीं बिकेगी, क्या ख्याल है? अगर इस गाड़ी को सेल करना है, अगर इस गाड़ी को प्रॉपर मार्केट में बेचना है, तो हमें काम में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि इन सब का काम किसी के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर मुकम्मल हो, किसी एक पॉइंट पर ये नजर आए। तो इसलिए कोऑर्डिनेटर का रोल ये है, काम सब में तकसीम किया जाए, काम सबसे एक ही नुक्ते या एक ही पॉइंट पर मुकम्मल करवाया जाए, और काम सबसे एक ही तरीकाकार के मुताबिक कराया जाए। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। अब जब हम ये बात कर लेते हैं कि ये सारा काम इस तरह से होगा, तो एक और रोल हमारे सामने आ जाता है जो कि है टीम वर्कर का रोल। टीम वर्कर जो है बड़ा तदब्बुर वाला आदमी है टीम में। एक जो है वो क्या कहते हैं ना, जैसे बुजुर्ग होते हैं और उनके अंदर एक इस्तदलाल होता है, उनके अंदर एक जो है वो बुजुर्गी होती है। तो इसी तरह ये कोऑपरेटिव है, माइल्ड है, पार्टिसिपेटिव एंड डिप्लोमेटिक पर्सन है, जो कि मामलात को उनके फहम और हालात के मुताबिक देख लेता है। लिहाजा टीम के अंदर वक्तन फ़ौक्तन कुछ इख्तलाफात पैदा होते हैं। जब भी टीम में कोई इख्तलाफात पैदा होते हैं तो ये वहाँ पर बड़ा अहम रोल प्ले करता है। ये क्या रोल प्ले करता है जी? ये करता है कि जिन लोगों में फ्रिक्शन आई है, जिन लोगों में इख्तलाफात आए हैं, उनके दरमियान सुलह करवाता है। अब सुलह करवाने में आप अच्छी तरह जानते हैं कि अक्सर औक़ात ये होता है कि हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। दो लोग एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन हम जानबूझकर जो है वो क्या करते हैं जी, कहते हैं कि नहीं यार वो तो तुम्हारे मुतालिक बड़ी अच्छी बात कर रहा था। मकसद मकसद ये है कि ये साहब भी उसके साथ ज़रा अच्छे अंदाज से बात कर सकें, अच्छे अंदाज से बात कर सकें और इनमें सुलह हो जाए। लिहाजा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी कि जो हमारा रोल है जिस पर हम बात कर रहे थे, स्क्रीन मेरा अचानक चेंज हुआ है, मैं बैक साइड रिवर्स करता हूँ इसको। क्या हम बात कर रहे थे? कोऑर्डिनेटर का रोल ये है कि कोऑर्डिनेटर जो है मुख्तलिफ लोगों को जो काम दिए गए हैं, मुख्तलिफ लोगों की तकसीम जो की गई है कामों की, ये इंश्योर करता है कि तमाम लोग अपना अपना काम एक दूसरे के तालमेल के साथ करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें काम को। टीम वर्कर जो है वो डिप्लोमेटिक होता है, लेकिन टीम में होने वाली फ्रिक्शंस, टेंशन और रिलेशनशिप, लड़ाइयाँ कह लीजिए, लड़ाइयाँ या कॉन्फ्लिक्ट, उसे रिजॉल्व कराता रहता है, उसे रिजॉल्व कराता रहता है। तो हम देखते हैं फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट टीम फंक्शनिंग इफेक्टिवली through building relationship as a whole, so personal conflict and tensions between individual members are minimized.
कि जो मेंबर है उनके दरमियान जो टेंशन हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो मिनिमाइज किए जा सके और इसके अलावा नोटिस किया जा सके कि कौन गायब है। ठीक है जी। तो डिफिकल्टीज को जो है ख़त्म किया जा सके, लड़ाइयों को, कॉन्फ्लिक्ट को। लेकिन इस सिलसिले में एक बात याद रखनी चाहिए। वो बात जो याद रखने की है वो ये है कि जब इख्तलाफात होते हैं तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स का होना बड़ा ज़रूरी है जो इन इख्तलाफात को हमारे अंदर कम करवा सके। लेकिन ये जहन में होना चाहिए कि ऐसे लोग जब मौजूद होते हैं हमें उनके मौजूदगी का एहसास नहीं होता। हाँ, ऐसे लोग जब टीम में मौजूद नहीं रहते, टीम में मौजूद नहीं रहते, फिर हमें एहसास होता है कि नहीं यार, ये तो हम लोग हैं और हमें इन लोगों की कमी महसूस होती है, हमें इन लोगों की कमी महसूस होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्या मिसाल दी जा सकती है। इसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि जैसे हमारी फैमिली में कुछ बुजुर्ग होते हैं, बाज़ वक़्त अल्लाह ना करे वो गुज़र जाते हैं तो फिर पता लगता है कि कोई शादी ब्याह या कोई फंक्शन हुआ है तो कोई 4-6 रिश्तेदार ही नहीं आए। पता लगा वो नाराज़ थे, उन्हें मनाने ही कोई नहीं गया। सवाल किया जाता है कि पहले तो हम नहीं मनाते थे और सब आते थे, सुलह-सफ़ाई थी, पता लगता है पहले बुज़ुर्ग ज़िंदा थे और वो इख्तिलाफ़ की सूरत में एक-दूसरे से सुलह करवा दिया करते थे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे, लिहाज़ा ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने वाला कोई नहीं। इस पे आप जानते हैं ना, एक हदीस भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो एक दुआ है वो पढ़नी चाहिए, जिसके अंदर ये दुआ है कि जिन फितनों पे वो बुजुर्ग बैठा था या फिर जिन फितनों को रोके बैठा था, अल्लाह ताला उनसे भी हमें जो है वो पनाह दे, बचाए। तो बिल्कुल इसी तरह ये शख्स होता है, एक बुजुर्ग, एक सीनियर आदमी आपकी टीम में, जो आपके आपसी इख्तलाफात को रिजॉल्व कराता है, आपके आपसी कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो हल करवाता है और कोशिश करता है कि आपसी इख्तलाफात जो हैं वो कम से कम होते चले जाएं, यानी उनमें कमी आए। तो लिहाजा पहला जो पीपल ओरिएंटेड रोल था उसके अंदर हमने ये कहा कि आप का जो लीडर है वो कोऑर्डिनेटर है, काम तकसीम करता है और कोशिश करता है सबके काम में एक तालमेल हो, सबके काम में कोऑर्डिनेशन हो। जबकि टीम वर्कर जो है वो क्या करता है, वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है और टीम में होने वाले इख्तलाफात को रिजॉल्व करता रहता है, टीम में होने वाले झगड़ों को, लड़ाइयों को ख़त्म करता रहता है। तो ये दूसरा रोल था पीपल ओरिएंटेड। अब पीपल ओरिएंटेड में तीसरा रोल जो है वो है रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर का। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर जो है एक ऐसा शख्स है कि मैं इसको टीम का वजीर खारजा कहता हूँ, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द टीम। टीम को अपने अलावा जिन लोगों से काम पड़ता है, टीम को अपने अलावा जिन लोगों से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर बड़ा अहम रोल प्ले करता है। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर बड़ी अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर जाकर वो चीज़ें हमारे लिए लेके आता है। अगर किसी बंदे की खिदमात की ज़रूरत है, अगर कोई वैन की ज़रूरत है, अगर किसी और तरह की हमें चीज़ की ज़रूरत है, तो रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर हमें वहाँ से ढूंढ के वो चीज़ें लाकर देता है, प्रोवाइड करता है। तो आउटसाइड पार्टीज के साथ जितना भी राब्ता रखना है, आउटसाइड पार्टीज के साथ जितनी भी बात करनी है, ये जिम्मेदारी जो है ये रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर अपने तौर पर लेता है। आप ये कह सकते हैं कि ही इज पॉपुलर इन द टीम, बट मसला ये है कि ही कुड ओवर ऑप्टिमिस्टिक बट माइट लूज इंटरेस्ट विद पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही अपना इंटरेस्ट लूज करता है टीम। वजह वजह ये होती है कि जो लोग आउट फोकस होते हैं वो इन फोकस कम हो जाते हैं। मिसाल, हमारे घर की टीम में फादर का एक रोल ऐसा होता है जो ज्यादा घर पे फोकस नहीं होता, ज्यादा बाहर फोकस होता है।
उसकी वजह उसे बिजनेस करना होता है या जॉब करनी होती है, कारोबार करना होता है, तो लिहाजा वो घर से बाहर ज़्यादा फोकस्ड होता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि आपके फादर जो हैं, घर में डाइनिंग मेज़ की पोजीशन बदल दो, घर में कुछ थोड़े बहुत कर्टन्स बदल दो, वो नोटिस नहीं करते, क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो फ़ोकस होती है वो बाहर के लोगों के साथ होती है, उनका इंटरैक्शन ज़्यादा बाहर के लोगों के साथ होता है। लिहाजा वो घर के मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, वो घरेलू मैनेजरियल इश्यूज़ मदर को देते हैं कि जी वो आपने देखने हैं, या अपनी वाइफ को दे दिए जाते हैं कि ये आपने देखने हैं। बाहर के मामलात मर्द देख रहा होता है और अंदर के मामलात अक्सर फीमेल देख रही होती है। लिहाजा ये रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर ही होते हैं जो घर को ज़रूरत होती है अब्बा जी बाहर से ला के देते हैं। तनख्वाह हो गई, फूड हो गया, फ्रूट हो गया, गाड़ी हो गई, व्हीकल्स हो गई, ये सब अब्बा जी अरेंज करके देते हैं। अच्छा, तो ये रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर होते हैं हमारे घर के। इसी तरह टीम में भी एक बंदा चाहिए जो बाहर जाए और जो चीज़ें टीम को चाहिए वो बाहर से लाकर प्रोवाइड करे, वो बाहर से लाकर उन्हें दे। तो ये जो है इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन्हें प्रोवाइड करें। अब जहाँ तक हमारी बात आ जाती है, तीनों को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, जो कोऑर्डिनेटर है वो काम को तक़सीम करता है। कोऑर्डिनेटर काम को तक़सीम करता है और कोशिश करता है कि तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो, एक तालमेल हो, और इसके अंदर जो है वो तमाम किस्म के जो है आपस में राब्ते मजबूत रहें और मिलके एक दूसरे के काम को समझ के काम किया जाए। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर होती है, वो ये होती है कि आप जो है आपका एक टीम वर्कर जो है, एक ऐसा रोल होता है, या दूसरा रोल एक ऐसा रोल है, जो टीम के अंदर होने वाले इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, झगड़े ख़त्म करता है, आपस में दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे को प्रमोट करता है। अगर कोई लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उस पर काम करता है और नाराज़ मेंबरान की आपस में सुलह कराता है। जो रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर है, उसका काम ये है कि जो टीम को बाहर से चाहिए है वो प्रोवाइड करे। टीम को बाहर से जो चाहिए वो प्रोवाइड करे। अच्छा, क्या चाहिए टीम को? कोई रिसोर्स चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ला कर दे। अच्छा, तो ये है बच्चों आपका जो है रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर। अब ये 3 रोल हो गए। अब इन 3 रोल को, यानी 3 पहले हो गए थे, 3 ये हो गए। तो क्या ये भी समझ आ गए हमें? जी, दानी तो पहले ही कह रहे हैं डन हो गया सर। अच्छा, अब बात ये है कि अब्दुल्ला कह रहे हैं यस सर, आशिर भी कह रहे हैं ठीक है जी, और इसके साथ-साथ जो है अब्दुल्ला ज़फ़र कह रहे हैं सर क्लास को भी जॉइन किया है। बेटा लेट जॉइन नहीं करते ना, लेट जॉइन करने से तो काम खराब होगा, है भई? सो शुड जॉइन एट टाइम। ठीक है, अब मैं बैठा हूँ रूम में और आपसे ऑनलाइन हूँ, आपके साथ है, नहीं तो क्लास में होते तो ज़रा आपकी खिंचाई करते, फिर लेट क्यों आए हो क्लास में, हैं? अब तार में से निकल के तो आपको घंटी लगा नहीं सकते। आप भी तेज़ हैं, आपको पता है कि सर ने यहाँ से तो डाँट ही सकते हैं, और क्या करेंगे? क्यों जी? वरना ये होती क्लास, और क्लास होती जैसे वो स्कूल की क्लास होती। तो स्कूल की क्लास होती तो आज मैंने आपके साथ, अब्दुल्ला ज़फ़र के साथ ये सलूक करना था कि शतूत की एक सोटी लेनी थी, उसके ऊपर उस हाका की टेप चढ़ानी थी और तो नहीं लगानी थी। शतूत की सोटी क्यों पसंद कर रहा हूँ मैं? उसकी वजह ये है कि शतूत की सोटी एक ऐसी सोटी होती है जो एक दफ़ा मारो, 2 दफ़ा लगती है, लचक होती है ना इसके अंदर। तो आजकल लॉकडाउन है, तो मैं कल फ़ेसबुक पे पढ़ रहा था कि आजकल बीवियों ने भी शतूत की सोटी रखी हुई है, कि जो शोहर शरारत करे उसकी पिटाई होती है। अच्छा बच्चों, चलें आप हँसे नहीं, अब काम पे फ़ोकस करें। कितने हो गए जी? 6 रोल हो गए हमारे। पहला रोल जो है वो क्या है? पहला रोल है शेपर का, ठीक है जी। शेपर क्या करता है जी? जज़्बाती तकरीर करता है, ठीक है जी, और लोगों को कहता है कि हम कर सकते हैं। दूसरा रोल जो है एक्शन ओरिएंटेड में इम्प्लीमेंटर का,
जो ये कहता है कि हम इन चीज़ों को जो दी गई हैं एक दफ़ा शुरू करता है तो ख़त्म करके ही दम लेता है, और फिनिशर हमें याद कराता रहता है कि जी ये काम जो है इतनी डेडलाइन तक करना है। और जब हम आते हैं पीपल ओरिएंटेड में, तो कोऑर्डिनेटर का रोल है जो काम तकसीम करता है और सब में कोऑर्डिनेट करता है। टीम वर्कर का रोल जो है वो ये है कि जिनमें लड़ाइयाँ हो जाए उनमें सुलह करा दिया करे, नाराज़गियों के ऊपर काम करे और नाराज़गियाँ ख़त्म करवाए। और जो रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर है, इसका काम ये है कि टीम के बाहर से जो भी टीम को चाहिए है वो लाकर प्रोवाइड करे, और चाहे वो इल्म है, नॉलेज है, कोई आर्टिकल है, जो भी चीज़ चाहिए या कोई टूल है, इक्विपमेंट आप प्रोवाइड। अब आ जाते हैं आप आखिरी तीन रोल। आखिरी तीन रोल जो है वो है सेरेब्रल ओरिएंटेड रोल। सेरेब्रल ओरिएंटेड रोल का मतलब ये होता है कि ऐसे रोल जो सोचने के हैं, ऐसे रोल जो थिंकिंग के हैं, तो हम इनको थिंकिंग रोल कह सकते हैं। जैसे आपने मैंने जब स्टार्ट किया था, तो इस स्लाइड के ऊपर देखिए, सबसे पहले तीन एक्शन ओरिएंटेड हो गए, पीपल ओरिएंटेड हो गए, अब थिंकिंग ओरिएंटेड लेते हैं। तो थिंकिंग ओरिएंटेड रोल्स को ही मैंने ये कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेरेब्रल रोल। तो सेरेब्रल ओरिएंटेड रोल के अंदर तीन रोल आते हैं। उसके अंदर सबसे पहला रोल जो है वो है प्लांट का। प्लांट एक थॉटफुल आदमी है, लेकिन अनकन्वेंशनल है, इमेजिनेटिव है। उसकी वजह ये कि जहां टीम फंसती है ये कोई आइडिया देता है, जहां टीम में कोई मसला आता है ये उनको कोई क्रिएटिव आइडिया देता है, थॉट देता है, सोच देता है, जिससे वो अपने मसले को हल करते हैं, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि जो लोग आइडियाज देने वाले होते हैं, जो लोग क्रिएटिव आइडियाज वाले होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप सब बच्चे जानते हैं, वो बर्ड्स आई व्यू लेते हैं हर चीज की। क्या लेते हैं? बर्ड्स आई व्यू। इन लोगों की एक बात होती है इनके अंदर, ये रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों को मिक्स करते रहते हैं। रियलिटी और इमेजिनेशन को आपस में मिक्स करते रहते हैं। आप कहेंगे सर रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स क्यों कर रहे हैं ये लोग? चले अभी मैं आपको समझाता हूँ, बड़ी छोटी सी बात। देखिए, बात ये है कि अगर जिस शख्स ने भी जो है वो एयरप्लेन इजाद किया होगा या पहली दफा एयरप्लेन का आइडिया दिया होगा, उस शख्स ने दो चीजों को मिक्स किया होगा। एक साइंस के कवानीन, फिजिक्स के, और दूसरा उड़ने का ख्वाब। उड़ने का ख्वाब और साइंसी कवानीन को मिक्स किया तो एयरप्लेन बन गया। ठीक हो गई जी बात। इसी तरह और कोई इजाद ले लीजिए, इंसान का चांद पे चलना और रॉकेट साइंस, दोनों को इकट्ठा किया तो एस्ट्रोनॉमर बन गए। अब हमेशा ही ये होता आया है कि क्रिएटिव लोग जो हैं प्योर साइंस पे बेस नहीं करते, वो हमेशा साइंस और ख्वाबों को मिक्स करते हैं। साइंस और ख्वाबों को मिक्स करते हैं तो क्रिएटिविटी आती है। और ये कुदरत का बड़ा अजीब असूल है कि जब दुनिया में कोई काम होना होता है, तो लोग उसके मुतालिक बातें शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जब इंसान ने चांद पे जाना था, तो आर्टिकल छपने शुरू हो गए, चांद में कोई गुड़िया है जो सूत काट रही, चांद पे एक मखलूक है, कोई एलियंस रहते हैं, चांद पे कोई जो है वो उसके जजीरे हैं, उसके अंदर पानी है। इस तरह की अजीबोगरीब बातें शुरू हो जाती। इसी तरह प्लांट जो है वो इमेजिनेटिव होता है, वो हमेशा साइंस और साइंटिफिक थॉट्स को मिक्स कर देता है। इसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, साइंस के साथ, इमेजिनेशन के साथ मिला देता है। दोनों को मिलाता है तो क्रिएटिव आइडिया बन जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये थॉटफुल होता है, थॉट प्रोवोकिंग होता है, आइडिया फोकस पर्सन होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। जब भी कभी टीम फंसती है, ये अपने ब्रेन में से, अपने दिमाग में से एक नया आइडिया लेके आता है, एक नया आइडिया लेके आता है। ही लैक अटेंशन टू डिटेल, वो डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि आइडिया देने वाला कभी भी डिटेल में नहीं जाता। आइडिया देने वाला बर्ड्स आई व्यू लेता है, वो पूरी बिग पिक्चर देखता है। मैं अब देखिए तीन लफ्ज बोले, एक लफ्ज बोला
कि वो डिटेल में नहीं जाता। एक मैंने बोला कि वो बिग पिक्चर देखता है, एक मैंने कहा वो बर्ड्स आई व्यू लेता है, यानी पूरी चीज का ऊपर से एक व्यू लेता है। यही वजह है, बट ही माइट कम्युनिकेट efficiency at time due to being too preoccupied। लेकिन हो सकता है कि वो वक्त पे आइडिया दे दे तो हमारा मसला हल हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक मिसाल देता हूँ। ये बात है कोई तकरीबन आज से कुछ साल पुरानी, जबकि अचानक अमेरिकन खलाई स्पेस स्टेशन पे बैटरियां चार्ज होनी बंद हो गई। बैटरियां चार्ज होनी बंद हो गई तो उन्होंने पूरी टीम को इकट्ठा किया, जो आप कह लीजिए जमीन पे काम कर रहे थे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। तो उसमें एक लड़का जो ज्यादा यंग था या ज्यादा बूढ़ा नहीं था, आप कह लीजिए, उसने जो MIT का पढ़ा हुआ था, उसने एक आइडिया दिया कि जी फला फला जगह पे कोई मैग्नेटिक कॉइल स्टेशन के अंदर, अगर उन मैग्नेटिक कॉइल से केबल लेकर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगा दी जाए तो बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो वो उन्होंने ऐसा किया और तजर्बा कामयाब रहा। ये काम करने के लिए उनके पास 72 घंटे थे। अगर 72 घंटे में वो ना कर पाते तो नतीजा ये होना था कि बैटरीज चार्ज ना होती और पावर कट ऑफ हो जाती। जो स्पेस स्टेशन स्पेस में है, तो स्पेस स्टेशन का और ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन का आपस में राब्ता मुनक़ता हो जाता। लेकिन आप देखिए कि किस तरह उन्होंने बैठ गए सर जोड़ के और 48 आवर्स में उन्होंने ये मसला हल कर दिया। लेकिन सब ने नहीं किया। उसके अंदर वो लड़का था जिसके जहन में आइडिया आया कि फला फला जगह पे कॉइल हमने लगाए हुए हैं इस चीज के, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी बनी हुई है, वहां से कनेक्ट करो। अब आइंदा जब भी होगा तो जाहिर है वहां पे वो शायद प्लग इन केबल अलहदा ला के वहां रखी हो कि अगर कभी बैटरियां चार्ज होनी बंद हो जाए तो ये वाली तारें कनेक्ट कर देना या वहाँ स्विच ओवर लगा दे। लेकिन बहरहाल जी ना, जब मुश्किल में फंसे तो आइडिया तो दिया ना, तो वो लड़का क्या था, वो प्लांट था। इसी तरह हर टीम को एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है कि टीम जब मुश्किल में फंस जाए तो वो हमें आइडियाज ला के दे, वो हमें प्लांट बने, हमारे लिए कुछ आइडियाज की तजवीज करे ला के। तो ऐसे लोगों का होना बड़ा जरूरी है। अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि मॉनिटर इवेल्युएटर। मॉनिटर इवेल्युएटर एक ऐसा शख्स है जो टीम के प्रपोजल्स, उसके बनाए गए डॉक्यूमेंट्स, उसके बनाए गए प्लान्स में जो ब्लेंडर्स होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उन्हें फाइंड आउट करता है। इसलिए हमने कहा ये सोबर है, स्ट्रेटेजिक है, डिसर्निंग है, सेंसिटिव है, और जहां पे कोई गलती होती है उसे आइडेंटिफाई करके ठीक कर देता है कि अगर ये गलती आपसे हो जाती तो जनाब आपने बहुत बड़े मसले में फंस जाना था। जैसे मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था तो उस केस स्टडी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए थे, तो उसके अंदर ये कंपनी कौन सी थी, मजेदारी की बात है, ये कंपनी एक शिपिंग कंपनी थी जो एक शिप को इंडियन ओशन से चाइनीज सी से पैसिफिक ओशन पे मूव कर रहे थे। मैं रिपीट करता हूँ, ये एक, मैं बात कर रहा हूँ मैं मॉनिटर वैल्यूएटर पे। तो मैं आप बच्चों को ये बता रहा था कि ये एक ऐसा पर्सन होता है, ये एक ऐसी कंपनी थी जो शिपिंग पे काम करती थी, इनके बहुत सारे शिप थे। तो एक शिप ये चाइनीज या इंडियन सी से मूव कर रहे थे पैसिफिक ओशन की तरफ। जब पैसिफिक ओशन की तरफ ये मूव कर रहे थे तो वहां पे एक मसला, एक डायरेक्टर साहब ने एक गलती पकड़ ली, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा ओहो यार, ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे आप। अगर गलती से भी आप ये वाला शिप पैसिफिक ओशन में मूव कर देते तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। सवाल ये है कंपनी को क्या नुकसान हो सकता था? तो उनके कहने का मतलब था कि कंपनी को ये नुकसान हो सकता था कि ये जो शिप था इसके रेयर डोर नीचे थे, इसके रेयर डोर नीचे थे,
और ये जो रेड डॉर हैं ये इनके नीचे होने की वजह से प्रॉब्लम ये आनी थी कि पैसिफिक ओशन एक रफ ओशन है, एक ऐसा सी है जहां पानी में तूफान या तूगयानी रहती है। तो अगर गलती से ये शिप उस तरफ मूव किया जाता तो बहुत बड़ा कंपनी को नुकसान हो जाना था। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि फौरी तौर पे गलती पकड़ी और उन्हें आइडेंटिफाई किया कि अगर आप ये मिस्टेक कर जाते तो कितना बड़ा मसला पैदा हो जाना था। लिहाजा उन्होंने इससे रोक लिया। तो मॉनिटर एवेल्युएटर ये होते हैं कि हमसे इस तरह की गलतियां अगर होने लगें तो वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी गलती जो है वो ना हो। तो इस तरह की गलतियों को बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये मॉनिटर इवेल्युएटर है। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, अब जरा मैं आपको रिपीट करता हूं कि प्लांट जो है एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जब भी टीम फंस जाती है तो नए आइडियाज लेकर आता है, क्रिएटिव आइडियाज प्रोवाइड करता है। मॉनिटर इवेल्युएटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में जो है वो प्रपोजल में से गलतियां निकाल देता है, प्रॉब्लम की सूरत में प्रपोजल में से गलतियां निकाल देता है। और उसके बाद हम लास्ट रोल की तरफ चलते हैं जो स्पेशलिस्ट है। जो स्पेशलिस्ट है उसको हम ये कहते हैं कि जनाब ये एक ऐसा पर्सन है जो कि काम का माहिर है। लेकिन बड़ी मजेदारी की बात यह है कि ये बंदा जो है ये काम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, टीम के साइड पे रहता है, सिंगल माइंडेड है, सेल्फ स्टार्टिंग है। सेल्फ स्टार्टिंग को दूसरा नहीं कहेगा काम इसे, ये खुद करेगा। तो सेल्फ स्टार्टिंग है, सिंगल माइंडेड है, डेडिकेटेड है, लेकिन ये साइड पे रहता है, हमेशा दूसरों से दूर रहता है। दूसरे काम कर रहे हैं, ये चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, ये आराम से सुकून से बैठा हुआ है। अब सोचने की बात ये है जनाब के दूसरे काम पे लगे हैं, ये साहब जो है ये आराम फरमा रहे हैं, काम में दाखिल ही नहीं हो रहे। लेकिन जब आता है इसका काम, जब ऐसी असाइनमेंट आती जो इन्हों नहीं करनी, कोई दूसरा कर नहीं सकता, तो फिर ये बाकी सबसे कहते हैं अच्छा भाई सब साइड पे हो जाओ, अब ये जो काम है ना ये मेरा काम है, ये तो मैं ही करूंगा, कोई दूसरा इसको कर नहीं सकता। लिहाजा ये काम जो है ये मेरा है, अब इस काम में कोई दूसरा मुदाखलत नहीं करेगा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल हो सकती है जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर हैं, सारे एक्टिव हैं, लेकिन न्यूरो सर्जन बैठा रहता है। न्यूरो सर्जन या ब्रेन का सर्जन वो पार्टिसिपेट नहीं करता आम कामों में। लेकिन अल्लाह ना करे कोई हेड इंजरी का जब पेशेंट आता है, ब्रेन इंजरी का, तो वो सबसे कहता है चलो भाई सब साइड पे हो जाओ। अब ये ब्रेन का मामला है, इसमें तुम्हारा मुदाखलत जरूरी नहीं, ये सारा काम तो अब मेरा ही है, और वहां कोई दूसरा काम नहीं करता, वो अकेला ही काम करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है। तो कहते हैं दिस रोल इज इमर्जिंग ओनली व्हेन एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, गाइडेंस और ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। ये रोल इमर्ज ही तब करता है जब हमें कोई स्पेशलिस्ट की एडवाइस चाहिए, नॉलेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी अदर टीम मेंबर, जो किसी दूसरे टीम मेंबर के पास है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये ठीक है, आम हालात में ये बंदा सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, साइड पे बैठा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, ये अकेला बैठा एंजॉय कर रहा है। लेकिन जब इसका काम आएगा तो फिर यही शख्स काम करेगा, बाकी काम नहीं करेंगे। अब हम जरा इसको रिव्यू करने से पहले पूछते हैं कि अच्छा बच्चों ये भी तीन रोल समझ आ गए। प्लांट क्रिएटिव आइडियाज देने वाला, नए नए आइडियाज देके मसले हल करने वाला। मॉनिटर एवेल्युएटर जब कोई फिजिबिलिटी में गलती है, हमारे प्लान में गलती है, तो ये गलती निकालेगा। और स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट जब काम निकलेगा इसका तब आएगा और काम को पूरी तरह परफॉर्म करेगा। तो अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि क्या ये समझ आ गया है? तो आशिर कह रहे हैं ठीक है जी। और इसके बाद जो है नाम तो नहीं है,
आप जरा मुझे ये लिखा हुआ है, क्या ये लाजमी है एक में ये सो हो या अलग अलग में होना चाहिए? नहीं, एक बंदे में एक से ज्यादा रोल प्ले हो सकते हैं, एक बंदे में एक से ज्यादा सिफात पाई जा सकती हैं, जो मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये इंग्लिश में उर्दू पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, जरा कोशिश किया करें, इंग्लिश में लिख लिया करें, है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एनीवे, लेकिन कोशिश किया है मैंने, जो मुझे समझ आई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट कह रहा है, कैन काइंडली रिलेट रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर इन बिजनेस एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी देख लेते हैं। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर इन बिजनेस एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। टीम के अंदर एक ऐसा मेंबर रखा होता है जिसको हम ये कहते हैं कि बाहर के जो सारे काम हैं टीम के, वो तुम करोगे। टीम को कहीं जाना है, उसके लिए कन्वेंस क्या होगी, वहां जाके खाने पीने का क्या होगा, वहां जाके जिन लोगों से मिलना है उनकी अपॉइंटमेंट, उनके साथ मीटिंग अरेंज कराना, ये इसकी जिम्मेदारी है। तो टीम में इसका ये रोल होता है। अब हम इन 9 के 9 रोल्स को एक दफा फिर रिपीट करेंगे। देखिए, मैं यहां से शुरू करता हूं। प्लांट। प्लांट एक ऐसा शख्स है जो नित नए आइडियाज देता है, जहां टीम फंस जाती है ये उनको आइडियाज ला के देता है। मॉनिटर इवेल्युएटर। मॉनिटर इवेल्युएटर हमारी फिजिबिलिटी में, हमारे प्लान में, हमारे प्रोजेक्ट में, डॉक्यूमेंटेशन में, निज़ाम में गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं और हमें ब्लेंडर करने से, बड़ी गलतियां करने से रोकते हैं। स्पेशलिस्ट काम में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जब इनका काम आता है तो वो यही कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। एक्शन ओरिएंटेड रोल में शेपर। शेपर एक अच्छा स्पीकर है, जज्बाती इंसान है और हमें भी जज्बात में जिंदा रखता है, और जब भी हम थोड़े से डाउन होते हैं ये एक मोटिवेशनल स्पीच करता है और हमारे अंदर जज्बा भर देता है। इम्प्लीमेंटर एक ऐसा शख्स है जो काम दे दिया करने लग जाता है और इतना मेहनती होता है, इतना मेहनती होता है कि कोई ना कोई हल तलाश करके मसले को करके छोड़ता है, जो भी आइडिया दिया जाए उसे कंप्लीट करता है। कंप्लीटर या फिनिशर जो है वो भी हमें ये कहता है कि काम मुकम्मल करो, लेकिन वो हमेशा हमें डेडलाइन याद कराता रहता है, इतने दिन रह गए, इतने घंटे रह गए, अब ये काम मुकम्मल कर दो। तो ये कंप्लीटर और फिनिशर का काम है। अब बड़ी मजेदारी की बात यह है कि जब भी एमसीक्यू आएगा तो कोई बंदा अगर मोटिवेशनल स्पीच कर रहा है तो वो शेपर होगा, याद रखना। और अगर कोई बंदा जो है वो हमें डेडलाइन याद करा रहा है तो वो कंप्लीटर होगा, क्या होगा, फिनिशर होगा। और अगर कोई बंदा जो है हमारे प्लान में से गलती निकाल रहा है तो वो मॉनिटर इवेल्युएटर होगा। और अगर हमें कोई नया आइडिया दे रहा होगा तो वो प्लांट होगा। अच्छा बच्चों, पीपल ओरिएंटेड रोल। पीपल ओरिएंटेड रोल में एक लीडर का रोल है जो कोऑर्डिनेटर है, जो सब में काम तकसीम करता है और काम तकसीम कराने के बाद सबके काम को आपस में तालमेल, कोऑर्डिनेशन या ताउन कराता है, ताकि काम एक दूसरे के मुताबिकत से किए जाएं। टीम वर्कर जो है इख्तलाफात को खत्म करता है, अगर आपस में लड़ाई हो जाए मेंबरान की तो सुलह का बंदोबस्त करता है और डिप्लोमेटिकली उनको आपस में सुलह करवाता है। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, अगर कोई भी, देखिए टेलीफोन साइन बना हुआ है, अगर बाहर के किसी बंदे से राब्ता चाहिए, कोई रिसोर्स चाहिए तो वो अरेंज करके देगा। तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारी टीम का जो है वो वजीर खारजा है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ तक 9 रोल पूरे हो गए। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कितना समझ आया है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख दूंगा, वहां से मुझे पता चल जाएगा। इन बल्बिन टीम रोल्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ वेल फंक्शनिंग टीम। एक वेल फंक्शनिंग टीम के लिए क्या जरूरी है? जी, 9 मेंबर होने चाहिए, ए मिक्स एंड बैलेंस टीम रोल होने चाहिए, इन दोनों में से चले देख लिया जाए कि क्या चीज जरूरी है। तो आप में से बच्चे ऑप्शन बताएंगे मुझे? ठीक है जी, आई एम वेटिंग इन योर कमेंट्स बॉक्स। ओके, यस नहीं चाहिए, आई नीड, दानी कह रहा है ए, यानी कि ए मिक्स एंड बैलेंस ऑफ टीम रोल्स। जी, बाकी और कोई बच्चा बताना चाहे? ठीक है, दानी के अलावा कोई बच्चा बताना चाहे?
जी अशीर कह रहे हैं और आशिर बताएगा, अब्दुल्ला जफर बताएगा कि कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए मुझे, विच ऑप्शन आई शुड टेक ओवर, कौन सी ऑप्शन लूं मैं। जी बिल्कुल सही, तमाम बच्चों का कहने का मतलब है कि मुझे जो ऑप्शन लेनी चाहिए वो ए ऑप्शन लेनी चाहिए। ए मिक्स एंड बैलेंस ऑफ टीम रोल, 9 बंदे पूरे करने जरूरी नहीं है, टीम के अंदर इतने लोग होने चाहिए, जितने भी हों, 6 हो, 5 हो, 7 हो, लेकिन ये 9 रोल प्ले करने वाले हों, भले एक बंदा 3-3 रोल प्ले कर रहा हो, लेकिन ये राइट मिक्स ऑफ बैलेंस टीम रोल्स होनी चाहिए। याद रहेगा जी, 9 पर्सन नहीं चाहिए, 9 बैलेंस रोल चाहिए मुझे। अब आ गई बात आपकी, जी ये सवाल है विच इज केस स्टडी बेस। याद रखना है कि पेपर में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, और जो 1 नंबर का सवाल होता है वो अक्सर छोटा होता है। जैसे यहां मैंने जानबूझ के एक बड़ी सी स्टेटमेंट ली है ताकि एट ए टाइम मैं 3-4 चीजें देख सकूं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिनेरियो बेस्ड बनाया गया है, केस स्टडी बनाई गई है। सारा इज वेरी क्वाइट पर्सन, सारा जो है बड़ी क्वाइट पर्सन है। यहाँ करना क्या है, मैच द फॉलोइंग रोल टीम रोल्स विद द अप्रोप्रिएट पर्सनालिटी। पर्सनालिटीज गिवन है, हमने इन्हें रोल से मैच करना है बल्बिन्स के। तो सारा इज वेरी क्वाइट पर्सन, शी ऑफन reserve her opinion until being directly asked for. However, she always offer unusual and creative suggestion. Unusual and creative suggestion. When team is faced with difficult problem, जब भी मुश्किल प्रॉब्लम में टीम फंसती है, सारा हमेशा हमें क्रिएटिव सजेशन देती है। अब आप बच्चे जानते हैं कि क्रिएटिव सजेशन देने वाला, नया आइडिया देने वाला कौन होता है, टीम के रोल्स में से कौन सा रोल होता है, शाबाश। देखें जी, आप क्या बताते हैं, क्रिएटिव रोल बताने वाला या क्रिएटिव मशवरा देने वाला जो है, बल्बिन के नजदीक क्या है इस वजह से। बिल्कुल दानी सही कह रहे हैं, बल्बिन के नजदीक ये प्लांट है, बल्बिन के नजदीक ये प्लांट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए जब प्लांट की ऑप्शन आ गई, जब प्लांट की ऑप्शन आ गई हमारे पास, तो आप जरा नीचे 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन फेल हो गए, ए और डी। देखिए पहले पहले सारा है और वो प्लांट है, तो बी और सी में से एक ठीक हो सकता है, ए और डी नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में इंटेलिजेंटली हमारी अगली सोच क्या होनी चाहिए, जिम को पढ़ने से पहले हमने ए और डी को नजर अपने जहन में काट देना है कि ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इनकी पहली ही ऑप्शन गलत दी हुई है कि सारा ना तो शेपर है और सारा ना ही रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर है, वो क्रिएटिव आइडियाज दे रही हैं, इसलिए वो प्लांट है। तो जब वो प्लांट है तो ए और डी ऑप्शन गलत हो गया, सिर्फ बी और सी ऑप्शन रह गया हमारे पास। अब मुआजना करते जाते हैं और ऑप्शन अब बी और सी में से वेरीफाई करते हैं कौन सा सही है। जिम इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल टीम मेंबर फॉर हिज एनालिटिकल स्किल। जनाब, एनालिटिकल स्किल, गलतियां निकालने वाला, थ्रू ए रेयरली गेट इनवाइटेड टू आउट ऑफ ऑफिस प्राइवेट पार्टीज एज मैनी फाइंड हिम टेक्टलेस। उसके पास एनालिसिस स्किल बड़ी अच्छी है, तो एनालिसिस स्किल जिसके पास अच्छी होती है वो क्या होता है, वो मॉनिटर इवेल्युएटर होता है। क्या होता है, मॉनिटर इवेल्युएटर होता है। अब देखिए सारा प्लांट है और जिम मॉनिटर इवेल्युएटर है, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने एनालिसिस की स्किल दी है, वो हमारी गलतियां निकाल सकते हैं। लिहाजा सी ऑप्शन सही हो गई, बी गलत हो गई। ए और डी को पहले ही रद्द कर दिया था मैंने, चूंकि प्लांट की ऑप्शन गलत लिखी थी, पहली शेपर लिख दी, रिसोर्स रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर की लिख दी, तो ए और डी गलत हो गया था। अब बी और सी का आपस में मुकाबला था, तो बी और सी के मुकाबले में जो है पहली ऑप्शन दोनों में सही है, प्लांट। लेकिन चूंकि जिम मॉनिटर एवेल्युएटर है, उसके पास एनालिटिकल स्किल है, तो बी गलत हो गया, तो आंसर तो मिल गया। लेकिन फिर भी पेपर में जब आंसर मिल भी जाए पहले ही 2 ऑप्शन लेने पर, तब भी तीसरी ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ईस्टर, ईस्टर is the company HR manager. She ensures that any potential conflict promptly identified and resolved. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, तो उसे प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई किया जाए और रिजॉल्व किया जाए। एंड टीम मेंबर वर्क हारमोनियसली, टीम मेंबर बगैर लड़े, बगैर लड़ाई के हारमोनियसली अपना काम करते रहें। तो देखिए सारा प्लांट है,
सी सही जा रहा है। जिम मॉनिटर एवेल्युएटर हैं जो कि एनालिटिकल स्किल है, सी सही जा रहा है। और ईस्टर जो है एक दूसरे में सुलह करा देती हैं, लड़ाई नहीं होने देती, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती हैं, लिहाजा ये टीम वर्कर हैं, सुलह कराने वाली टीम वर्कर है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन जो है वो मुकाबले में हार जाते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों? एक बात तो ये हो गई। अच्छा, तो यहां तक हमने बात को समझ लिया। अब चलते हैं इसी तरह का एक सिनेरियो बेस और सवाल आपके सामने रखते हैं। ग्रांट इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोजेक्ट टीम। ही his colleague in team rely on him to read and check complex project document. जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, ग्रांट को कहते हैं कि जनाब तुम इसे चेक करो। ग्रांट हैज अ कीन आई फॉर डिटेल, तो ये डिटेल में जाता है। एंड ऑफन आइडेंटिफाई माइनर डिटेल इन डॉक्यूमेंट दैट अकर मिस बट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये छोटी छोटी गलतियां निकालता है और माइनर डिटेल में जाता है। डिस्पाइट ऑफ दिस टैलेंट, ग्रांट ऑलवेज मीट हिज डेडलाइन। ग्रांट हमेशा कोशिश करता है कि डेडलाइन को मीट किया जाए। अब बताइए, एक बंदा गलतियां भी निकालता है और कहता है कि काम वक्त पे मुकम्मल करो, डेडलाइन के ऊपर ऊपर मुकम्मल होना चाहिए। तो ये इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है? शाबाश, बताएंगे आप मुझे कौन सी पर्सनालिटी? शाबाश जी बच्चों, ऑप्शन देनी है आपने। सी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मॉनिटर इवेल्युएटर है। ये कौन है? ये मॉनिटर इवेल्युएटर है। और ये हमेशा हमें बताता है कि किस तरह से हमने इसको जो है वो मॉनिटर करना है, गलती को किस तरह से निकालना है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन मॉनिटर इवेल्युएटर की ऑप्शन दानी कह रहा है मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। जानबूझ के मैंने जान के पहले गलत बताया। क्यों? मैं बताता हूँ। देखिए, जब आपने कहा गलतियां निकालता है, आपने कहा मॉनिटर वैल्यूएटर है, यहां तक मुझे भी लगा मॉनिटर वैल्यूएटर है। जब डेडलाइन की बात आई तो याद कीजिए मैंने कहा था डेडलाइन वक्त शेपर कहता रहता है काम वक्त पे करो। शेपर क्या कह रहता है? काम, सॉरी, शेपर कहता है काम करो, जज्बे को जगाता है। लेकिन डेडलाइन की बात हमेशा कौन करता है? डेडलाइन की काम हमेशा कंप्लीटर या फिनिशर करता है। मैं वापस जाता हूं, जरा आपको याद कराता हूं इस मामले में। देखिए, हमने जब रोल पढ़े थे तो इन रोल्स के अंदर यहां पर देखिए, शेपर एक एक्सट्रोवर्ट आदमी है, वो स्पीच करता है और हमारे जज्बे को जगाता है। जबकि कंप्लीटर और फिनिशर को देखिए, फोकस इंश्योरिंग वर्क फिनिश विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट्स यानी डेडलाइन के अंदर। इसको जरा पेश नजर रखते हुए अब इस सवाल को देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे जहां मैं पॉइंट कह रहा हूँ इस वक्त, ये देखिए जिस लाइन को मैं पॉइंट कह रहा हूँ, तो क्या लिखा? मीट हिज डेडलाइन। तो जब डेडलाइन को मीट करता है तो क्या बन गया? डेडलाइन को मीट करता है तो फिर ये कंप्लीटर या क्या बन गया? फिनिशर बन गया। मतलब कि डेडलाइन के अंदर काम कराने वाला। क्लियर जी? तो यहां तक बात हमें समझ आ गई कि ये कंप्लीटर या फिनिशर है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो बिरदानी ने सी सही चूज किया था। ठीक है, मैंने जानबूझ के कंफ्यूज किया था थोड़ा सा ताकि हम बाकी चीजों को भी कंसीडर करें। अब खूबी की बात यह है कि ये सवाल जिस भी काउंसिल में कमर्स प्रोफेशनल बॉडी में आया, ये सवाल पेपर में जब आया तो यहाँ पे मजेदारी की बात यह है कि एग्जामिनर कहता है 33% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया और बाकी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। अच्छा, बड़ी मजेदारी की बात यह है कि यहाँ एग्जामिनर जब इन पेपर्स को बनाते हैं और कंसल्ट करते हैं तो वहां पे अक्सर ये जो बल्बिन टीम रोल है इसके बारे में ये कहते हैं कि वाकई इन रोल्स को पहचानना बड़ा काम है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज मैंने बड़ा स्लो, बड़े आराम से काम शुरू किया। उसकी वजह एक तो आप ईद मना के आए हुए हैं, तो मैंने आहिस्ता से एक एक पॉइंट बताते हुए गया हूं ताकि आपको ये अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आके जरा बात कर लेते हैं। जी, टीम member Asim is one of those people who is energetic, grow well on pressure. He is a person who challenging and thrive other team member. ये दूसरे टीम मेंबर को थ्राइव करता है, चैलेंज करता है। ठीक है जी, दूसरे मेंबर्स के जज्बे को जगाता है। ये कौन सा रोल हो गया जी? थ्राइव ऑन प्रेशर एंड चैलेंजिंग
और इसके साथ साथ ये कहता है कि हम कर सकते हैं, तो ये कौन सा बंदा हुआ? तो मोस्टली स्टूडेंट शेपर की ऑप्शन ले रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन ले रहे हैं। वाकई ये शेपर होता है जो दूसरों को कहता है कि वक्त पे काम किया जा सकता है, काम हो सकता है। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। जी बच्चों, तो ये बच्चों बल्बिंस्टीन रोल हो गए, जिसके अंदर 3 रोल जो है वो थिंकिंग ओरिएंटेड थे, प्लांट मॉनिटर स्पेशलिस्ट। 3 रोल एक्शन ओरिएंटेड थे, शेपर, इम्प्लीमेंटर, कंप्लीटर, फिनिशर। और पीपल ओरिएंटेड थे, कोऑर्डिनेटर, टीम वर्कर एंड रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर। तो मैंने इसके सामने आपके जो है हेडिंग लिख के मुख्तसरन लिख दिया। एक्चुअली मैंने गूगल से स्लाइड चूज की थी कि समरी एक बनी हुई थी, वो समरी मैंने इकट्ठी रख दी। अब आगे जिस कॉन्सेप्ट पे आज मैं बात करने वाला हूँ, इसे ग्रुप परसेप्शंस का नाम दिया जाता है। इसे ग्रुप परसेप्शंस का नाम दिया जाता है। ग्रुप परसेप्शन के अंदर बेसिकली 2 काम किए जाते हैं। एक काम ये किया जाता है कि ग्रुप के मतलब जो डिफरेंट परसेप्शंस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, और ग्रुप के मतलब जो मुख्तलिफ रोल हैं उन पे बात की जाती है कि ग्रुप के अंदर डिफरेंट रोल क्या होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बल्बिंस्टीन रोल के मुकाबले में एक थ्योरी है, ये भी रोल्स एक्सप्लेन करती है। लेकिन खूबी की बात यह है कि ये रोल के प्रॉब्लम्स और रोल के साइंस वगैरह डिस्कस करती है कि किसी रोल को प्ले करने में हमें क्या मुश्किलात हो सकती हैं, किसी रोल को की अदायगी में हमें क्या डिफिकल्टीज फेस करनी है। इनका ज्यादातर फोकस इसी बात पर होता है कि किसी पर्टिकुलर रोल को प्ले करने में हमें क्या डिफिकल्टीज हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे हम अभी बल्बिंस्टीन रोल मुकम्मल कर लिए हमने। हम एक रिदम ब्रेक लेते हैं। रिदम ब्रेक में मैं आपको एक एडवाइस किया करूंगा। इस एडवाइस में आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए कूल डाउन करेंगे, कॉन्सेप्ट से बाहर लाएंगे, मेरी बात को रिलैक्स होकर सुनेंगे, जैसे कि जो है आप बुजुर्गों की बात सुनते हैं। तो मैं रिदम ब्रेक में आपको आज एक बात समझाता हूँ। देखिए, 3 चीजों की आपस में बड़ी दोस्ती होती है। 3 चीजों की आपस में दोस्ती होती है। 3 चीजें कौन सी हैं? याद रखिए, नेगेटिव साइड पे जब जाएंगे तो आपको 3 चीजों में दोस्ती मिलेगी। जहालत, कुफर और मुफलिसी। ये तीनों इकट्ठे हैं। जहालत, कुफर और मुफलिसी इकट्ठे हैं। और याद रखिए, इल्म, दौलत और शोहरत, ये भी तीनों इकट्ठे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, इल्म और दौलत का आपस में क्या ताल्लुक है? आप में से अक्सर बच्चे मिडिल क्लास से हैं, मुआशी तौर पर इकोनॉमिक कंडीशन के एतबार से। तो मैं उन्हें ये समझाना चाहूंगा कि देखिए, शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि एक इंसान जो है, उसे अगर ये शौक हो कि वसाइल का रुख उसकी तरफ हो, एक इंसान को ये शौक हो कि वसाइल का रुख उसकी तरफ हो, दौलत का रुख उसकी तरफ हो, तो वो अपने अंदर सलाहियत पैदा करे। ये हिकायत है शेख सादी रहमतुल्लाह की, कि अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करे। सलाहियत पैदा करने का क्या है? इल्म हासिल करे, वो ICMA करे, वो फाइनेंस में स्पेशलाइज करे, मेहनत करे, आगे बढ़े। जब उसके पास इल्म आ जाएगा तो हमेशा याद रखें, तमाम कंपनीज में मुलाजमतें बंद हो जाएं, ऊपर की सीटें खाली पड़ी होती, यानी मींस द टॉप लेवल सीट्स आर ऑलवेज फ्री। मल्टीनेशनल सेज दैट कि हमें स्किल के लोग ही नहीं मिलते, इसलिए हमने सीटें खाली रखी हुई। ये बड़ी अजीब बात है कि लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती और मल्टीनेशनल कहती है सीटें खाली हैं, बंदे नहीं मिलते। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि बंदे उस तरह के नहीं मिलते जो उन सीटों को फिल कर सके। ठीक हो गई ना बात? तो शेख सादी रहमतुल्लाह सही कहते हैं, अगर सलाहियत पैदा कर ली जाए, इल्म हासिल कर लिया जाए, तो ये सीटें
हमारे लिए ही हैं। अगर सीट नहीं भी होगी, सीट क्रिएट कर दी जाएगी। अगर जॉब वेकेंट नहीं भी होगी तो जॉब अरेंज कर दी जाएगी। उसकी वजह ये होगी कि इंसान जो है वो उस जगह पर जाने के काबिल हो गया है। काबिल इंसान को कोई ऑर्गेनाइजेशन लूज करना नहीं चाहती। इसलिए इल्म, दौलत और शोहरत की आपस में दोस्ती है। जब किसी के पास इल्म आता है, अच्छी जॉब आती है, वसाइल आते हैं, दौलत भी आ जाती है। जब ये दो चीजें आती हैं तो साथ ही साथ शोहरत भी आ जाती है। पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान ये जानता है कि तस्लीम साहब ने आईसीए में क्वालिफाई किया और वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जॉब करते हैं, रैकेट एंड कोलमैन में जॉब करते हैं और वहां पर जनाब वो जो है टॉप पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो शोहरत भी आ गई। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव साइड पे जब इंसान जहालत की तरफ जाता है, इल्म हासिल नहीं करता, तो जहालत की दोस्ती सबसे पहले होगी कुफर के साथ। यानी कुफर जहालत का बाई प्रोडक्ट है। जो लोग इल्म हासिल नहीं करते वही ब्लैक मैजिक के पे जाते हैं, वही तुहमाती अकीदों पे जाते हैं, डोगमास पे जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, करीब है मुफलिसी को कुफर करार दे दिया जाए। करीब है मुफलिसी को कुफर करार दे दिया जाए। यानी मुफलिसी कुफर है, इससे बचो, इल्म हासिल करो, मेहनत करो, हाथ पैर मारो, सलाहियत अपनी दिखाओ, अपनी जहद करो, अपनी मेहनत करो, गुर्बत को भगाओ, इल्म हासिल करो, गुर्बत को भगाओ। ठीक है, इसलिए हदीस क्या है, करीब है कि मुफलिसी को कुफर करार दे दिया जाए। यानी मुफलिस रहना इटसेल्फ एक सीन है, इटसेल्फ एक गुनाह है। हमें जद्दोजहद का कहा गया है, हमें मेहनत का कहा गया है, अनथक मेहनत का कहा गया है, ताकि हम इस गुर्बत को भगाएं अपने इल्म से। तो फिर आज के बाद याद रखिएगा मेरी नसीहत कि इल्म, दौलत और शोहरत में दोस्ती है, ये तीनों इकट्ठे हो सकते हैं। और जहालत, कुफर और गुर्बत ये इकट्ठे हो सकते हैं। अब चॉइस आपके पास है, आपने किस तरफ जाना है। अगर आपने मेहनत करेंगे तो इल्म आएगा, फिर दौलत भी आएगी और फिर खानदान में, अहले मोहल्ला में एक शोहरत भी आएगी। और अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली दौलत भी नहीं आएगी, गुर्बत की तरफ जाएंगे, तो जहालत भी होगी और करीब मुमकिन है कि फिर आप ऐसी सोचों में फंस जाएं जिनको कुफर करार दिया गया है। लिहाजा आज की मेरी नसीहत ये है कि जिंदगी में मेहनत करो, जहद करो, इल्म हासिल करो, गुर्बत को भगाओ और शोहरत हासिल करो। तो ये जो नसीहत है ये इसलिए है कि हम जरा जो पढ़ रहे थे उससे हट के थोड़ी सी बात करें ताकि हमारा जहन फ्रेश हो जाए। तो आज के लिए ये नसीहत है, रोजाना एक हुआ करेगी। अब आगे करेंगे ग्रुप परसेप्शन। अब ग्रुप परसेप्शन क्या थ्योरी है? ग्रुप परसेप्शन थ्योरी ये है कि हर ग्रुप का एक अपना पैटर्न है, अपना बिहेवियर है। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि एक ग्रुप में एक करेक्टर का क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या परसेप्शन होना चाहिए। ग्रुप के अंदर जो रोल है उनमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ रोल में प्रॉब्लम बताए गए। तो दो नुक्ते अहम हैं। एक एक्सपेक्टेड पैटर्न बिहेवियर क्या है और दूसरा किसी एक्सपेक्टेड पैटर्न बिहेवियर में किस तरह की मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं वो है रोल एम्बिग्विटी। ये एक प्रॉब्लम है, रोल का एक प्रॉब्लम। रोल एम्बिग्विटी उस वक्त अराइज करती है जब इंडिविजुअल जो है वो अनश्योर होता है कि उसे क्या रोल प्ले करना है, ही इज नॉट क्लियर अबाउट उसे करना क्या है। और इसी तरह अदर्स आर अनक्लियर ऑफ द पर्सन कि उसने क्या करना है टीम में। ना उसे पता है ना टीम मेट्स को पता है कि उसने क्या करना है। तो अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या एग्जांपल दूं आपको। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जो बंदा काम करने गया है उसे नहीं पता कि उसने क्या काम करना है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के साथ काम करना है, ग्रुप मेट्स के साथ, उन्हें भी नहीं पता कि इसका रोल क्या है। ऐसा कब हो सकता है? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स तो हैं
लेकिन जॉब्स डिस्क्रिप्शन नहीं है। जॉब्स हैं, जॉब्स डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमेशा ये प्रॉब्लम पैदा होगी, ऐसी सूरत में हमेशा ये प्रॉब्लम पैदा होगी कि जनाब जो है आपको कैसे पता चलेगा आपने क्या रोल प्ले करना है। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त उन्हें जॉब बड़ी मुश्किल से मिली, पहली जॉब। तो उन्हें बॉस ने कहा कि कल सुबह आके आपने जो है जी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेना है। उसका ये ख्याल था सुबह जाऊंगा तो मेरे हाथ में एक पेज होगा कि मुझे करना क्या है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। इत्तेफाक से जिस टीम ने उसे हायर किया था, एचआर टीम ने, उसने वहां कम्युनिकेट नहीं किया। वो वहां पहुंच गया। वो जब वहां पहुंच गया तो वहां जाकर उसने कहा जी कि मैंने ज्वाइनिंग की है। तो उन्होंने कहा जी किस रोल में की है। उसने कहा जी मेरा ये डेजिग्नेशन है। उन्होंने कहा जी क्या कोई जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दी गई थी। उन्होंने कहा ये तो नहीं दी गई थी मुझे। अब वो वेट कर रहे हैं कि जब तक एचआर और जो डिपार्टमेंट हेड है दोनों नहीं आते तो हमें ये नहीं पता कि इस स्पेसिफिक डेजिग्नेशन में इन्हें किस पोजीशन या किस डेस्क पे बिठाना है। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा काम नहीं पता चलेगा। तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर ना हो वहां पे अक्सर रोल एम्बिग्विटी पाई जाती है। काम करने वाले को भी नहीं पता कि उसके जिम्मे कौन सा काम लगाया गया है, और उसके साथ काम करने वालों को भी नहीं पता कि इसने क्या काम करना है। तो दोनों को ही नहीं क्लियर। तो अगर दोनों को नहीं क्लियर होगा तो फिर मामलात कैसे चलेंगे। तो ये एक वाकई एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि आपको ये कैसे आइडिया होगा कि किस चीज को किसके साथ हमने रिलेट करना है। अब ये जब आप इसको कहते हो तो हम इसको इस एंगल से देखते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पे जो जरूरी बात है वो ये है कि हम ये कहना चाह रहे थे कि सबसे पहला जो है वो है रोल एम्बिग्विटी। और रोल एम्बिग्विटी में हमने ये कहा था कि काम करने वाले को खुद भी नहीं पता कि उसने क्या काम करना है, और उसके कोवर्कर्स को भी नहीं पता कि इसके जिम्मे क्या काम लगाया गया है। लिहाजा दोनों ही क्लियर नहीं है कि करना क्या है। दूसरी तरफ जो कि कुछ ऐसे भी रोल होते हैं जैसे कि यहाँ पे है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सूरत हाल होती है जहां पर के हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो जाते हैं जाकर कि हमें ये नहीं समझ आती कि हमें दाईं तरफ जाना है या हमें बाईं तरफ जाना है। यानी दो राह समझते ना आप, रास्ता दो में जाके तकसीम हो रहा है। जो रास्ता है वो दो में तकसीम हो रहा है, यानी दो चीजों में रास्ता जो है वो तकसीम हो रहा है। और हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमें दाईं तरफ जाना है या बाईं तरफ जाना है। तो ऐसी सूरत में हम क्लैश करते हैं कि यार क्या करें, किस तरफ जाना चाहिए किस तरफ नहीं जाना चाहिए। कि फर्ज कीजिए कि आप एक अकाउंट्स क्लर्क हैं और आपको पेटी कैश दिया गया है। पेटी कैश देते वक्त आपके अकाउंट्स मैनेजर ने कहा था कि हमेशा इनवॉइस पहले लेनी है, पैसे बाद में देने हैं। लेकिन जब आप ऑपरेशनल ब्रांच में जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं जी पहले पैसे दो, चीज लेके आएंगे फिर इनवॉइस देंगे आपको। अब यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट हेड है वो कह रहा है कि जनाब पैसे तब देने हैं जब चीज खरीद के ले आए, इनवॉइस आपके हाथ में दें। और वो कह रहे हैं कि पैसे देंगे तो चीज खरीद के लाऊंगा, तब इनवॉइस आपके हाथ में थमाएंगे। ऐसी सूरत में आप फंस जाएंगे कि मैं इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं। तो इसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है ना। हमारी सोशल लाइफ में अक्सर ये होता है कि जब नई नई शादी होती है तो माँ एक तरफ चलाती है, बीवी एक तरफ चलाती है। तो माँ जो कहती है वो बीवी नहीं मानती, जो बीवी कहती है वो माँ नहीं मानती। ये भी रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बीवी की बात माने या माँ की बात माने। इक्विटी में क्या था, रोल इक्विटी ये था कि जनाब मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है, और मेरे टीममेट को भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, दोनों को ही नहीं पता। तो जब दोनों को नहीं पता होगा, दोनों को ही नहीं क्लियर होगा कि करना क्या है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये हमारा रोल इम्बिग्विटी है। इम्बिग्विटी का मतलब नथिंग इज क्लियर। इम्बिग्विटी का मतलब नथिंग इज क्लियर, मुझे क्या करना उन्हें भी नहीं पता मैंने क्या करना है।
तो दोनों को क्लियर नहीं। दूसरी तरफ रोल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर इंसान दो राहे पे खड़ा हो जाता है, उसे ये नहीं समझ आती दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, इसकी बात मानूं कि उसकी बात मानूं। आगे आ जाता है रोल इनकम्पेटिबिलिटी। रोल इनकम्पेटिबिलिटी मेंबरान के दरमियान रोल्स की जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसको उसकी वजाहत करता है, उसकी वजाहत करता है। तो रोल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये है कि दो पर्सन्स जो हैं उनके दरमियान रोल्स में कोई मैच पैदा नहीं हो रहा। तो अक्कर व्हेन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आउटसाइड ग्रुप एंड अबाउट देयर रोल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन रोल एक्सपेक्टेशन, यानी उसके उसको जो रोल के अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं और जो दूसरों को एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों के दरमियान कोई मैच पैदा नहीं हो रहा, तो रोल इनकम्पेटिबिलिटी है। कि फर्ज कीजिए हम आसान सी मिसाल देते हैं कि हम अपनी टीम को लेके 2 दिन के एंटरटेनमेंट टूर पे जा रहे हैं। मैं अपने 2 मेंबरान से कहता हूँ कि लो भाई आपने ये करना है कि एक दोनों ने मिलकर सुबह फ्रूट मार्केट जाना है, हमारे लिए मैंगोज, चेरीज और हमारे लिए जो है जनाब जो है लीचियां लेके आनी है, आपने पीच लेके आने हैं साथ। तो दोनों मेंबरान जो हैं वो नहीं पहुंचते। मैं पूछता हूँ, फोन करता हूँ, यार कहाँ पे हो? उसने कहा जी मुझे इसने कहा था कि आप लिबर्टी चौक में खड़े हो जाना, मैं वहां आऊंगा, वो आया नहीं, मैं वहां खड़ा हूँ। दूसरे को फोन किया था, मैं तो फ्रूट मार्केट पहुंचा हूँ, वो यहाँ नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान रोल इनकम्पेटिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे से इनकम्पेटिबल है। जो वो उसको कह रहा है वो उसे समझ नहीं आ रहा, और जो ये इसे कह रहा है ये इसे समझ नहीं आ रहा। तो दोनों में इनकम्पेटिबिलिटी है। नेक्स्ट टाइम मुझे एहतियात करनी चाहिए, ऐसे बंदों को काम नहीं देना चाहिए जिनके आपस में कंपेटिबिलिटी ना हो, ऐसी सूरत में प्रॉब्लम होती है। तो अब हम बात कर रहे थे कहां से जी? बात कर रहे थे यहां से कि सबसे पहला एक एक करके रोल को मिलाते हैं जी। रोल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कोई ऐसा काम है जिसके अंदर हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने दाएं जाना है या बाएं जाना है। इनकम्पेटिबिलिटी ये कि दो बंदों के सुपुर्द काम किया है, उनका आपस में मैच ही नहीं हो रहा। एक दाएं खड़ा है तो एक बाएं खड़ा है, तो दोनों का आपस में किसी भी किस्म का जो मैच है वो पैदा नहीं हो रहा। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? रोल इनकम्पेटिबिलिटी है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं तो यहाँ रोल साइंस लिखे हुए हैं। अब रोल साइंस क्या है? देखिए रोल साइंस होते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि हर रोल का अपना एक साइन है। आप जरा सोचिए, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उस कंपनी में सीईओ साहब आपका साथ मुलाकात करते हैं या इंटरव्यू करते हैं या बात करते हैं, या चीफ डायरेक्टर या कोई एचआर डायरेक्टर आपसे बात करते हैं। आपके जहन में उनका एक लिबास होगा, आपके जहन में उनका जो है एक जैचा बना होगा या मॉडल बना होगा कि वो आपके सामने जब आएंगे उन्होंने एक सूट पहना होगा, एक टाई लगाई होगी, तो ये उनका रोल साइन। इसी तरह कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका भी एक रोल साइन है, यानी वो जो रोल साइन है वो क्या है? उसने एक यूनिफॉर्म पहना होगा, उस यूनिफॉर्म का एक कलर होगा, उसके ऊपर एक टैग होगा, एक टैग होगा, ये उसका रोल साइन है। अब जरा ऊपर से ये रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रोल कॉन्फ्लिक्ट ये दो राहे पे खड़ा हूं, नहीं पता दाएं जाना है कि बाएं जाना है। एक ऑफिसर कहता है इधर जाओ, दूसरा कहता है उधर जाओ। एक कहता है इनवॉइस पहले लो, दूसरा कहता है इनवॉइस बाद में मिलेगी। तो मैं किसकी बात मानूं? ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है। रोल इनकम्पेटिबिलिटी है टास्क दो बंदों के दरमियान तकसीम किया जाए और दोनों को ना पता चले कि किसने क्या रोल प्ले करना है, वो आपस में कोई मैच ही क्रिएट ना कर सके। रोल साइन ये है कि हर इंसान के रोल का एक साइन होता है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मेरे नजदीक आपने इंटरव्यू के वक्त क्या होगा? टाई नोड अप की होगी, आप फॉर्मल लिबास में होंगे, ठीक है ना जी? आजकल अक्सर हम लोग आपको अपने रोल साइन में नहीं मिलते, क्या ख्याल है? वरना आमतौर पे आपके जहन में होगा कि मुबश्शिर साहब जब पढ़ाने आएंगे तो उन्होंने जनाब टाई लगाई होगी, उन्होंने जनाब जो है वो सूट पहना होगा। तो अक्सर औकात ऐसा नहीं मैं आपको मिलता। जैसे अभी मैं आपको अगर मिला हूं तो मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है। अच्छा, तो इसलिए मैंने स्क्रीन ऑन की ताकि आप मुझे देख सकें। तो एक टी शर्ट पहनी हुई है, वो प्रॉपर वो वाली शर्ट, वो टाई नहीं लगाई हुई जो कि लगानी होती है आमतौर पे किसी फॉर्मल क्लास में।
तो उसकी वजह तो ये है ना कि एक तो गर्मी ज़्यादा है, दूसरा आजकल ज़रा घर से ही हमने काम करना होता है, तो जब लेक्चर प्रिपेयर्ड होता है तो आप यूँ समझ लीजिए कि हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, अच्छा भई अब क्या करना है, आगे क्या सूरत-ए-हाल है। तो अक्सर औक़ात ये होता है कि लेक्चर के टाइम से कोई 8-10 मिनट पहले ही हम अलर्ट होते हैं कि भागो लेक्चर देना है, तो उस वक़्त क्या सिचुएशन होती है फिर, उस वक़्त लैपटॉप रखो, ये करो, सपोर्टिंग डिवाइसेज़ सामने रखो, ये चीज़ें रखो, वो रखो। चूँकि मेरा जो अपना तरीक़ाकार है उसके अंदर एक डिवाइस मेरे सामने होती है, जिसमें मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ। इसके साथ मैंने छोटा माइक नहीं, रेडियो माइक रखा होता है। रेडियो माइक से मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है कि मैं अगर आवाज़ कम हुई तो मैं उठा के अपने लिप्स के करीब इसको लाऊँगा तो आवाज़ और तेज़ हो जाएगी और ये कैच भी अच्छा करेगा। तो इसलिए मैंने रेडियो माइक लगाया होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे लेफ्ट साइड पे एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे वो व्यू आ रहा होता है जो आप लोग देख रहे हैं इस वक़्त। यानी मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, नहीं आ रही है। अगर मैं किसी दिन पूछूँ तो समझे मेरी वो डिवाइस डिले है, वो अभी ऑन नहीं हुई। और उसके उससे एक एक हेडफ़ोन लेकर उस डिवाइस से मैंने अपने कान में लगाया होता है, ये हेडफ़ोन जो है। इसका मकसद ये होता है कि जो आवाज़ आपको जा रही है, वो आवाज़ मुझे भी आ रही हो, तो मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही। बाज़ बच्चे जब मुझे कहते हैं अक्सर कि सर आवाज़ कम आ रही, तो मैं उन्हें कहता हूँ बेटा अपना नेट कनेक्शन चेक करें, चूँकि आपको जो आवाज़ आ रही है, जो तस्वीर आ रही है, वो तो मेरे सामने है इस वक़्त। तो वो मेरी दूसरी डिवाइस के ऊपर यानी मैं खुद एज़ अ स्टूडेंट भी दूसरी तरफ से एंटर हुआ होता हूँ। तो उसमें से एक पर्सन मैं भी होता हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, पिक्चर पे क्या नज़र आ रहा है और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी तस्वीर स्टूडेंट को कैसी आ रही। ठीक है जी। उसके बाद एक सपोर्टिंग डिवाइस जो है वो साथ लगी होती है जो मेरे लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही होती है, चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है और साथ ही साथ आपके सवालात को रिकॉर्ड कर रही होती है, जिनको बाद में मैं व्यू करता हूँ, देखता हूँ कि कोई ऐसा सवाल तो नहीं जो आपने किया और मैं आंसर नहीं कर सका। तो वो भी मैं साथ-साथ देखता रहता हूँ। तो इस तरह से मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा एनीवे तो ये तो जनरल सी हम बात कर रहे थे किस तरह से मेरा अंदाज़ है। आप भी यकीनन आपने भी एक जो है रोल साइन रखे होंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लेक्चर सुनने के लिए एक पर्टिकुलर रूम रखें, एक पर्टिकुलर डेस्क रखें और वहाँ पर बैठकर सुना करें, वहाँ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जहाँ आप लेक्चर सुनने बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा-सा पानी पड़ा होना चाहिए पास, जो ज़रूरत की 2-4 चीज़ें हैं, पेन है, कॉपी है, उसके साथ-साथ जो बुक नोट्स हैं, वो आपके सामने हो, ताकि आपको उस वक़्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा बच्चों, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। हमने सबसे पहले बात की रोल एम्बिग्विटी पे। रोल एम्बिग्विटी एक ऐसी सूरत-ए-हाल है, जिसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी ही नहीं गई, इसलिए पता ही नहीं कि मुझे काम क्या करना है। मुझे खुद भी नहीं पता और मेरे कलीग को भी नहीं पता। रोल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दो राहे पे खड़े हैं, पता नहीं चल रहा है इस बॉस की बात माने या उस बॉस की बात माने। दो बॉसेस हैं, एक दाएं चला रहा है, एक बाएं चला रहा है। रोल इनकम्पैटिबिलिटी ये है कि मैंने काम दो बंदों को दिया है, वो दो बंदे जो हैं वो एक बाएं चला गया, एक दाएं चला गया, दोनों में आपस में तालमेल ही कोई नहीं, वो इनकम्पैटिबल हो गए। रोल साइन ये है कि हर रोल के अपने कुछ साइन हैं, क्या वो साइन मौजूद हैं? अगर वो साइन मौजूद नहीं है तो फिर टीम जो है सही परफॉर्म नहीं कर सकेगी। जरा गौर कीजिए रोल साइन के अंदर क्या है। अगर फर्ज करें आपके घर में मेहमान आते हैं तो मैं दो रोल बताता हूँ। एक बंदा उनके साथ ब्रेकफास्ट पे बैठा हुआ है गाउन पहन के या अच्छे कपड़े पहन के, और एक बंदा टेनिस खेलने जा रहा है। तो यकीनी तौर पे गाउन पहन के या अच्छे कपड़े पहन के मेहमानों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है वो फादर होगा, और जो टेनिस खेलने जा रहा है या स्क्वॉश खेलने जा रहा है वो बेटा होगा। अब रिवर्स कर दीजिए, बेटा गाउन पहन के नाश्ता कर रहा है मेहमानों के साथ और वालिद साहब जो है स्क्वॉश खेलने जा रहे हैं, टेनिस खेलने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? लोग कहेंगे यार ये तो बड़ी गलत बात है, एक 60-70 इयर्स ऑफ एज का बंदा स्क्वॉश कैसे खेलेगा, है ना जी? तो ये जरा सोचें कि हर रोल का एक साइन होता है। सीईओ साहब ने टाई लगाई होगी, वो जनाब सूटेड बूटेड होंगे, और जनाब जो गेट कीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसने यूनिफॉर्म पहना होगा, तो ये रोल का साइन है। अब आगे आ जाता है रोल सेट। देखिए हमारे घर में बहुत सारे सेट होते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल का सेट है, 6 कुर्सियां एक टेबल है। इसी तरह टी सेट है, 6 कप हैं, एक
जो है वो चैनक है, उसके साथ एक शुगर पॉट है, ठीक है जी, एक मिल्क पॉट है, ठीक है, हर कप के नीचे एक सॉसर है। तो ये क्या है, ये सेट है पूरा। इसी तरह टीम में भी सेट होता है। सीईओ साहब का सेट ऑफ टीम क्या है, सीईओ का सेट ऑफ टीम जो है उसके अंदर डायरेक्टर्स होंगे, 10 डायरेक्टर और एक सीईओ साहब, एक टीम है, तो ये सेट है। इसी तरह क्रिकेट टीम में भी एक सेट है, 2 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर हैं, एक ऑलराउंडर है, 5 बैट्समैन है, एक विकेट कीपर है, ये रोल सेट है। इसमें से एक भी रोल निकाल दीजिए, सेट नामुकम्मल हो जाएगा। तो ये एक रोल सेट होता है। क्लियर जी। तो हर टीम के अंदर एक पूरा रोल सेट होता है, कोई भी बंदा अकेला टीम नहीं होता, बल्कि टीम के अंदर मुख्तलिफ लोग मिलकर एक सेट बनाते हैं और फिर काम परफॉर्म करते हैं। रोल बिहेवियर, हर रोल का अपना एक बिहेवियर होता है। सीईओ मिलेगा, टाइम सेविंग की बात करेगा, एफिशिएंट वेज ऑफ प्रोडक्शन की बात करेगा, ठीक है जी। एक कॉमेडियन मिलेगा, वो मजे की बात करेगा, जोक की बात करेगा। तो हर रोल का अपना एक बिहेवियर होगा। एक गार्ड होगा जो हमेशा हार्श बोलेगा, सख्त बोलेगा। भाई गार्ड सख्त क्यों बोलता है? फर्ज कीजिए मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, वो कह रहा है सर यहाँ ना करें, मैं कहते नहीं यार करने दो, वो होता है अच्छा अच्छा ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो बताओ उसकी बात कौन मानेगा? लिहाजा हमेशा सिक्योरिटी गार्ड सख्त होता है, वो 1 से 2 दफा आपको रिक्वेस्ट करता है, मनाता है, नहीं मानते वो ऐसा हार्शली बोलेगा कि हटा, सुनते नहीं, मैं कह रहा हूं यहाँ से गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटानी पड़ेगी वहां से। क्यों? चूंकि अगर वो हार्श ना बोले तो उसकी बात मानेगा कोई नहीं। इसलिए हर रोल का अपना एक बिहेवियर होता है। उसकी निस्बत आप रिसेप्शन पे जाएंगे, जो रिसेप्शनिस्ट होंगे या रिसेप्शनिस्ट होंगी, वो आपके साथ सॉफ्टली बात करेंगे, वो आपके साथ कामली बात करेंगे। क्यों? कस्टमर रिलेशनशिप का मामला है। तो हर रोल का अपना एक बिहेवियर होता है और उस बिहेवियर के अंदर परफॉर्म करना होता है। हम इस सारे के सारे मामले को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। रोल एम्बिग्विटी वहां होगी जहां जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी गई, मुझे नहीं पता मैंने क्या काम करना है, मेरे कलीग को भी नहीं पता, चूंकि मेरा रोल डिस्क्रिप्शन ही या मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं लिखा गया। रोल कॉन्फ्लिक्ट वहां पैदा होगा जहां एक आदमी को 2 बंदे ड्राइव कर रहे हैं, 2 चीजें, उसका जहन 2 चीजों में फंसा हुआ है, दाएं जाना है या बाएं जाना है समझ नहीं आ रही। रोल इनकम्पैटिबिलिटी वहां होगी जहां 2 इंसानों में कम्युनिकेशन पुअर होगी और वो आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तो एक दाएं निकल जाएगा, एक बाएं, जबकि काम इकट्ठे करना है। रोल साइन ये होते हैं कि हर रोल का अपना एक लिबास है, अपना एक अपीयरेंस है, वो उसी में ही रहेगा तो वो रोल नजर आएगा, अगर वो उसमें नहीं रहेगा तो वो रोल नजर नहीं आएगा। आप जुम्मा पढ़ने जाते हैं, मौलाना साहब ने आगे हैट पहना हो, बॉल लगाई हो, टाई लगाई हो और आगे वो खुतबा दे रहे हो, अल्लाह हु इज द लॉर्ड ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, तो आप ध्यान से देखेंगे यार मैं मस्जिद में ही हूँ, कहीं चर्च में तो नहीं आ गया। तो लिहाजा रोल साइंस होते हैं, उन्हें क्रॉकली टोपी पहननी है, उन्हें शेरवानी पहननी है, उन्हें जो है जनाब जो है वो जो है वो शलवार सूट पहनना है, तो उनको उसी रोल में रहना पड़ेगा। रोल सेट जो है वो क्या है? रोल सेट ये होता है कि जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रोल सेट होता है जिसके अंदर एक बंदा काम नहीं करता, बल्कि लोगों का एक ग्रोह होता है, एक मजमुआ होता है। वो मजमुआ मिलकर बात चलाता है, काम करता है। जैसे डाइनिंग टेबल का सेट है, इसी तरह डायरेक्टर और सीईओ एक सेट है, इसी तरह क्रिकेट टीम का एक सेट है। और रोल बिहेवियर ये है कि हर रोल के साथ एक बिहेवियर वाबस्ता होता है। सीईओ फास्ट काम करने की तलकीन करता है, टाइम सेविंग की बात करता है, एफिशिएंट वेज की बात करता है, गेट कीपर जरा हार्ड बोलता है, स्ट्रिक्ट बोलता है, सख्ती से बोलता है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे बजाय इसके कि ये पूछूं कि समझ आया, मैं आपके सामने सवालात रखता हूं, जवाब आएंगे पता लग जाएगा। पहला सवाल, व्हेन चेकिंग सेल्स रिकॉर्ड, जब मैं सेल्स रिकॉर्ड चेक कर रहा हूं ऑफ द कंपनी बाय एन ऑडिट टीम, Abid, a member of staff, has uncovered a suspicious irregularity as the transaction is being processed is out of set procedure and limitations. हुआ यह है कि आबिद साहब एक ऑडिटर हैं या ऑडिट टीम के मेंबर हैं, उन्होंने एक इरेगुलरिटी देखी है कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, वो ट्रांजैक्शन नॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक नहीं हुई है। दिस वुड नीड मोर टाइम टू इंस्पेक्ट फुली, इसे पूरी तरह अगर इंस्पेक्ट करना है तो बड़ा वक्त चाहिए। However, the senior audit manager
is stressing the need to meet the close deadline for completion, जबकि सीनियर और मैनेजर जो हैं वो कह रहे हैं कि यार इस काम को आज जल्दी मुकम्मल करो, डेडलाइन बड़ी करीब आ गई है। तो डेडलाइन करीब है तो इस काम को जल्दी मुकम्मल करो। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी सूरत हाल है। However, senior audit manager is stressing the need for meet close deadline. Consider the role. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप पिक करेंगे? तो आप में से मोस्टली बच्चों ने डी ऑप्शन को पिक किया है कि ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है। आप सही कह रहे हैं, ये वाकई ही रोल कॉन्फ्लिक्ट है। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? उसकी वजह यह है कि जो आबिद साहब हैं, अगर वो पूरी इंस्पेक्शन करें, आबिद साहब दो राहे पे खड़े हैं, आबिद साहब दो राहे पे खड़े, अगर वो इंस्पेक्शन करते हैं इस इरेगुलरिटी की तो वक्त चाहिए, तो मैनेजर की बात रद्द हो जाती है। और अगर वो मैनेजर की बात मानते हैं, इसको जाने देते हैं, तो प्रोफेशनल ऑडिटर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। अब वो बेचारे दो चीजों में फंस गए हैं कि यार अगर मैं इरेगुलरिटी को जाने दूं तो जो मुझे सर ने ऑडिट पढ़ाया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाई थी मुबशर साहब ने इतनी मेहनत से, उसका क्या फायदा हुआ मुझे? मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ सीनियर कह रहा है कि जल्दी करो, उसके कहने पे छोड़ना पड़ेगा। अब वो बेचारा डबल माइंडेड है। तो जब डबल माइंडेड होएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो रोल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। तो यहाँ पे जनाब रोल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। अगला सवाल, मिस्टर is needed sales representative in Dawn Pharmaceutical. Dawn Pharmaceutical में जो है वो मिस्टर सलीम जो है वो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है इन डून फार्मास्यूटिकल, but he is being conceptualized as stressful condition due to other employees' confusion concerning expectation of what their responsibility and lack of information regarding appropriate action in a given situation. Situation ये पैदा हो गई है कि दूसरे जो कलीग है उन्हें समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है, इनकी एक्चुअल जिम्मेदारी क्या है, एंड ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस को भी समझ नहीं पा रहे। यानी दोनों तरफ ही प्रॉब्लम है, सलीम साहब को भी समझ नहीं आ रही क्या करना है और बाकी लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ले लूं मैं? शाबाश, कोई बच्चा मेरी हेल्प कर दे यार। जी शाबाश, मैं आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ। कमेंट्स में मैं आपके देख रहा हूं, तो नए कमेंट्स इमीडिएटली अपेयर नहीं हो रहे मेरे पास। हाँ ठीक हो गया, बाज बच्चों ने चूज किया है रोल एम्बिग्विटी। रोल एम्बिग्विटी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसलिए सही ऑप्शन है कि उसे ये नहीं समझ आ रही मुझे करना क्या है, और बाकी टीम मेंबर को भी समझ नहीं आ रही कि इनका रोल क्या है, एक्चुअली इन्होंने काम क्या करना है। तो बिल्कुल सही कहा, ये रोल एम्बिग्विटी है। अच्छा, अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, वेटर इन ए जीनत रेस्टोरेंट have been told that they have to wear blue suit and red bow ties so that easily identify by guest. जीनत रेस्टोरेंट में कहा गया है वेटर से कि तुम क्या करोगे, तुम टाई लगाओगे और तुम बो लगाओगे और ब्लू सूट पहनोगे, सारे के सारे ब्लू सूट पहनेंगे ताकि गेस्ट को फौरन पता चल जाए कि यहाँ पे मौजूद लोगों में से वेटर कौन से वाला है। तो इसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, इसको आप कहेंगे कि सब ने ब्लू सूट पहनना है, बो लगानी ताकि सब पहचाने जा सके। तो आप इसको कहेंगे ये है आपका जो है रोल साइन है, ये आपका रोल साइन है कि वेटर को एक खास लिबास पहनाए ताकि वो पहचाना जा सके कि तमाम लोगों में वेटर कौन से वाला है। अब बच्चों यहाँ पे हमने इसको मुकम्मल कर लिया। तो आज के काम में अभी तक बल्बिन स्टीम रोल थ्योरी मुकम्मल की है और रोल परसेप्शन मॉडल मुकम्मल किया है, दो चीजें हुई। अब हम बात करने वाले हैं इस वक्त इफेक्टिव टीम और इनइफेक्टिव टीम के ऊपर कि एक इफेक्टिव टीम क्या होती है और इनइफेक्टिव टीम क्या होती है। मैंने बजाय इसके कि इसको पैराग्राफ में बनाता, बजाय इसके कि मैं इसको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो
पैराग्राफ लिखता, मैंने इसका टेबल बना दिया है। टेबल इसलिए बनाया है ताकि आप पॉइंट्स में जल्दी समझें, और आपका पेपर भी चूंकि एमसीक्यूज बेस्ड है तो जल्दी से समझेंगे और आसानी से रिवाइज हो जाएगा। फिर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक इफेक्टिव टीम वो होती है कि जब उनसे कोई काम मुकम्मल हो जाए, कोई टारगेट अचीव हो जाए, तो वो उस पर प्राइड फील करते हैं, वो उस पर फख्र करते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुक्का लग गया है, जैक लग गया है, बाय चांस हो गया है। तो इन इफेक्ट अगर वो कहते हैं बाय चांस हो गया, तुक्का लग गया, तो फिर वो इफेक्टिव टीम नहीं है, वो इनइफेक्टिव टीम। इफेक्टिव टीम वो है जो फख्र महसूस करे कि हाँ, हमने मिल के ये काम कर दिखाया है। तो पहली बात तो ये कि एक इफेक्टिव टीम में हमेशा क्या होता है कि जनाब जो टीम मेंबर हैं वो जो काम जितना मुकम्मल होता है उस पर फख्र महसूस करते हैं। दूसरी चीज, टीम मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इश्यूज और डिसीजन में। अगर ये इफेक्टिव टीम है तो हर बंदा जो है वो इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगी उसे, और उसे फैसले में शामिल किया जाएगा, और बगैर उसकी मनोमंशा के कोई फैसला भी किया नहीं जाएगा। और अगर ये टीम जो है इसमें फैसलों में लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा, लीडर फैसले खुद ही इम्पोज कर देंगे बगैर लोगों की राय के, तो यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट अर्न नहीं होगी और इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो टीम इनइफेक्टिव है। तो इफेक्टिव टीम में पहली बात, काम मुकम्मल होने पे सबको फख्र होना चाहिए, और ये है कि अगर फख्र नहीं है तो इनइफेक्टिव है। फैसलों में हर शख्स को शामिल होना चाहिए, हर शख्स का राइट होना चाहिए। और अगर इनइफेक्टिव है तो फिर फैसले बगैर लोगों की राय के हो रहे होंगे, फैसले बगैर लोगों से पूछे हो रहे होंगे। तो जब लोगों से पूछा ही नहीं जाएगा, लोगों की राय शामिल नहीं होगी, तो वो ओनरशिप ऑफ डिसीजन नहीं लेंगे। वो कहेंगे चूंकि ये फैसला हमने नहीं किया, चूंकि ये फैसला हमने नहीं किया, लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इस फैसले को एडमिट नहीं करते। तो फिर यकीनी तौर पे वो फैसले को एडमिट नहीं करेंगे, तो फिर एक प्रॉब्लम पैदा होगी। अब दूसरी तरफ आप बात करते हैं जो कि है आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, जो इफेक्टिव टीम होती है उसमें शख्सी इख्तलाफात यानी जाती इख्तलाफात, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम पाए जाते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पाया भी जाता है तो वो नॉलेज के लिए है, इल्म बराए इल्म है। उसका मकसद ये है कि नॉलेज दिया जाए, इल्म फैलाया जाए। ठीक है जी। और जो इनइफेक्टिव टीम होती है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ बड़ी कॉमन होती हैं, उनमें इख्तलाफात बड़े नुमाया होते हैं, उनके अंदर लड़ाई और झगड़े होते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो इफेक्टिव टीम होती है वहां हर शख्स को अपना रोल और अपना पर्पस बिल्कुल क्लियर होता है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा रोल क्या है, मैंने क्या काम करना है। और इनइफेक्टिव टीम में ये डाउटफुल होता है, कंफ्यूज होता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि हमने कौन सा रोल परफॉर्म करना है। एक्चुअली उन्हें डाउट होता है कि विच वर्क टू डू एंड विच इज नॉट टू डू, उन्हें क्लियर ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है। ठीक है जी। इसी तरह एक इफेक्टिव टीम में कॉन्टिन्यूटी रहती है, मेंबर लॉन्ग टर्म अटैच रहते हैं, लंबे अरसे तक टीम का हिस्सा रहते हैं और वो टीम को छोड़कर नहीं जाते। जबकि इनइफेक्टिव टीम में मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं, वहां पे कॉन्टिन्यूटी मेंबर्स की बरकरार नहीं रहती। अगर अचीवमेंट के एंगल से आप देखते हैं तो अचीवमेंट के एंगल से अगर आप देखो तो अचीवमेंट के एंगल से भी ये चीज में फर्क देखोगे कि जो इफेक्टिव ग्रुप होगा उसकी अचीवमेंट्स काफी ज्यादा होंगी, वो काफी इफेक्टिव होगा। और जो इनइफेक्टिव ग्रुप होगा उनकी अचीवमेंट इनकंसिस्टेंट होंगी, यानी कभी अचीव करेंगे कभी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप रिपीट कर लीजिए। देखिए, जो इफेक्टिव ग्रुप है वो अपने काम पे प्राइड फील करता है, इनइफेक्टिव ग्रुप कहता है तुक्का लग गया या कोई जैक लग गया। फैसलों में इफेक्टिव ग्रुप में हर मेंबर शामिल होगा, हर मेंबर की राय ली जाएगी, हर मेंबर की बात सुनी जाएगी। इनइफेक्टिव में फैसले ऊपर से इम्पोज कर दिए जाएंगे, सीनियर मेंबर फैसला कर लेंगे, जूनियर की राय ही नहीं ली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखते हो
तो एक चीज जो है आपको नजर आएगी, और वो ये नजर आएगी आपको कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिव टीम में होंगे ही नहीं और इनइफेक्टिव टीम में बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह कंटिन्यूटी की जब आप बात करते हो तो जो इफेक्टिव टीम है वहां पर मेंबर लंबे अरसे तक टीम का हिस्सा रहेंगे, और इनइफेक्टिव टीम में मेंबर आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, टर्नओवर रेट हाई रहेगा। इन अचीवमेंट की शक्ल में देखते हो तो इफेक्टिव ग्रुप अचीवमेंट कंसिस्टेंटली करेगा, विन करता जाएगा, जीतता जाएगा, टारगेट अचीव करता जाएगा, और इनइफेक्टिव टीम में इनकंसिस्टेंसी होगी, कभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो कभी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर होगी। तो यहाँ तक हमने आज का लेक्चर मुकम्मल कर लिया। आज के लेक्चर में 3 बातें पढ़ी, बल्बिन्स टीम रोल थ्योरी पढ़ी, ग्रुप रोल एंड परसेप्शन पढ़े, और इफेक्टिव और इनइफेक्टिव टीम को हमने क्लासिफाई किया। अब आप दोस्तों से मैं राय लेता हूं कि आज का लेक्चर कैसा रहा। आप फीडबैक दे दीजिए ताकि हम इसे वाइंड अप कर सकें। शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। प्लीज प्लीज योर फीडबैक। आपका फीडबैक मुझे रिक्वायर्ड है। एक ही बच्चे से बार बार पॉइंट्स आ रहे हैं, बाकी बच्चे नजर नहीं आ रहे मुझे डैशबोर्ड पे। जी शाबाश, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं इट इज गुड, इट इज इफेक्टिव, इसने हमें बड़ी हेल्पफुल किया है आज का सेशन। तो बहरहाल कल मैं नहीं कर सका था सेशन, आई एम सॉरी। तो अब हम आगे रेगुलर सेशन करेंगे, आप लोग भी रेगुलर रहिए। आज का पार्टिसिपेशन पहले के मुकाबले बच्चों का कम था, तो आई होप डैट कि आप बच्चे आइंदा से रेगुलर बेस पे जो है अपना काम करेंगे। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो जी, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। ये स्टूडेंट्स, मैं ये पोलिंग लॉन्च कर रहा हूँ, काइंडली इधर पोलिंग आप देख सकें। सर आपको आवाज आ रही है मेरी?